everyone. A very good afternoon to all of you and welcome to Porcham Classes. यहाँ पर इस क्लास पे हम करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स का रिवीजन. सो क्विकली करेंगे. आई ट्राई टू बी रियली वेरी क्विक बट स्टिल लेट्स गेट स्टार्टेड. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेज एंड वीक्स. इस हफ्ते क्या क्या इवेंट्स रहे हैं. तो सबसे पहले तो February 17th इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड पैंगोलिन डे. वर्ल्ड पैंगोलिन डे के तौर पर जो है वो 17 फरवरी ऑब्जर्व करी जाती है. आप यहाँ पे पैंगोलिन को देख सकते हैं. इसकी जो ये बॉडी पे ये जो बना हुआ है, ये जो स्केल्स है, ये इसका काफी पोचिंग होता है इसी चीज की वजह से. पैंगोलिन का जो है इसी वजह से काफी ज्यादा जो है वो पोचिंग होती है. एंड यही कारण है जिसकी वजह से ये IUCN की लिस्ट में क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी जो है ये उसमें आती है. इंडियन पैंगोलिन को थिक टेल्ड पैंगोलिन और स्केली एंट ईटर भी कहा जाता है. दुनिया में एज ऑफ नाउ हमको जितनी स्पीशीज पता है, अभी तक हमने जितने डिस्कवर करे हैं, उसमें 18 स्पीशीज हैं पैंगोलिन की. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि भैया हमने इतने सारे फ्रॉग्स की स्पीशीज देख ली बट स्टिल वेस्टर्न घाट में कभी कोई नया निकल के आ जाता है, ऐसा हो जाता है. सो दैट इज द रीजन, राइट. अब इसके अलावा ये हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, इसके अंतर्गत ये शेड्यूल 1 के अंदर आता है एंड इसको अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत भी रखा हुआ है साइट्स के हिसाब से. साइट्स में जो है ये अपेंडिक्स 1 में रखा हुआ है. कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा. ये दोनों का मतलब यहाँ पर ये चीज हुआ कि भाई इनकी पोचिंग आप नहीं कर सकते और इन सभी इसके लिए बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शंस भी लिए जाएंगे अगर आपने किसी भी तरह की कोई गलत एक्टिविटी इनको फिनिश ऑफ करने की करी तो. अगला है 18 फरवरी 2024. ये ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड व्हेल डे के तौर पर एंड ये फरवरी का जो तीसरा संडे होता है उसमें ऑब्जर्व किया जाता है. वैसे ही ये पैंगोलिन का अगर हम देखें तो ये थर्ड सैटरडे, फरवरी के थर्ड सैटरडे को ऑब्जर्व किया जाता है. जो भी डेट थर्ड सैटरडे को पड़ेगी. ब्लू व्हेल जो है वो हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी एनिमल यू कैन से इज दिस वन, दैट इज द ब्लू व्हेल. अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है ही लॉर्ड्स छत्रपति शिवाजी महाराज ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी. महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भी थी इस दिन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 19 फरवरी को इनका जन्म हुआ था 1616 में इन द हिल्स ऑफ फोर्ट शिवनेरी. शिवनेरी जो है ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फोर्ट है. इसके अलावा इनके जो पेरेंट्स थे, इनके पेरेंट्स के नेम शाहजी भोसले एंड जीजाबाई. जीजाबाई जो है थ्रू आउट हिज लाइफ इन्हों को जो है हमेशा पकड़ के रखी रही और बहुत ही अच्छा इनको जो है अपब्रिंगिंग दिया. इनके मेंटर रहे गुरु स्वामी रामदास जी ने इनको बहुत सारी चीजें जो है वो सिखाई हैं. एंड देखिए आपके गुरु कैसे हैं उसके बेसिस पे ये चीज डिसाइड हो जाता है कि भैया ये जो है वो कैसा आगे जा करके बनेगा. He was one of the India's greatest warriors and great Maratha empire establish करने में शिवाजी महाराज जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है. He was never afraid of anything. He was like, आपको एक, वैसे तो ये वीकली है, एकदम क्विकली चीजें करनी होती हैं, बट एक स्टोरी में जरूर आपको एकदम क्रिस्प में बताऊंगी, एकदम ब्रीफ से भी ब्रीफ में बताऊंगी कि गोवा में एक टेम्पल हुआ करती, शिव भगवान की टेम्पल. तो पोर्चुगीज ने क्या किया था, वहां से जो शिवलिंग थी वो उठा करके नाले के पास उन्होंने रख दिया था, नाले के इधर, सो दैट वो नाले के पानी से जो गंदगी है वो उसमें लगे जाती रहे एंड ऑल. वो ऐसा कर दिए थे एंड उसको पूरा टेम्पल जो था उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया था. इट वॉज महाराज शिवाजी महाराज. दिस वॉज द पर्सन. शिवाजी महाराज जी थे जिन्होंने उस टेम्पल को फिर से बनाया
वो जो है शिवलिंग फिर से उसको स्थापित किया और एक वार्निंग भी दे दी पोर्चुगीज को कि अगर इस पे फिर से आंच आए, अगर आपने इसको फिर से टच करने की कोशिश करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एंड उसके बाद जो है उन्होंने पोर्चुगीज ने वैसा कुछ किया भी नहीं, वहां पर किसी तरीके की कोई डिस्ट्रक्शन जो है वहां पर उन्होंने नहीं करी। तो ये बताने के पीछे में रीजन क्या था, तो मेरा रीजन ये है कि हाउ पावरफुल ही वाज, हाउ पावरफुल ही वाज। शिवाजी महाराज जो है 1680 में रायगढ़ फोर्ट में यहाँ पर जो है इनकी डेथ हो गई। एंड आप लोगों ने जो है टाइगर क्लॉ के बारे में जरूर सुना होगा, विच इज रियली वेरी फेमस, एंड दुनिया का चोर बाजार जो है लंदन में, वहां पर आपको ये मिल जाएगा। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मराठा नेवी एज वेल, जो कि बहुत ही क्रूशल रोल प्ले किया था, क्योंकि नेवी है तो ट्रेड रूट्स के लिए, एंड ऑब्वियसली बात है कि कोस्टल जो भी टेरिटरीज है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही ज्यादा जो है ये हेल्पफुल रही है ये नेवी। फिर आता है फरवरी 20 को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के तौर पर। तो यूएन जनरल असेंबली जो है 2007 में उन्होंने ये चीज डिक्लेयर किया कि भाई हम फरवरी 20 को, फरवरी 20 को हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। ये इस तरीके की चीजें, इस तरीके के डेज ऑब्जर्व करने का, सेलिब्रेट करने के पीछे का रीजन क्या रहता है, इसके पीछे का ये रीजन रहता है कि भैया लोगों को जागरूक किया जाए। तो सोशल जस्टिस को लेकर के जो है लोग जागरूक रहे कि भाई आज ये दिन है, कितने सारे लोग देखेंगे, समझेंगे, जानना चाहेंगे कि भाई ये सोशल जस्टिस होती क्या है ना। सो यहाँ पर they are focusing more in order to tackle issues जैसे कि poverty हो गया, exclusion हो गया, gender inequality हो गया, employment, human rights and social protections हो गए। इस साल का थीम क्या है, तो ये थीम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम अपियर कर रहे हो तो इस साल का थीम है ग्लोबल कोलिशन फॉर सोशल जस्टिस, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस, ब्रिजिंग गैप्स बिल्डिंग अलायंसेस। तो ये जो है वो थीम है इस साल की। 20 फरवरी को ही मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे के तौर पे भी मनाया जाता है, क्योंकि इससे पहले ये स्टेट्स नहीं थी। तो 1987 में 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, जो कि यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, उनको स्टेट का जो है टैग दे दिया गया था। मिजोरम जो है वो 23rd स्टेट बना था इंडिया का, और अरुणाचल प्रदेश 24th स्टेट बना था इंडिया का। यहीं पे आप अरुणाचल प्रदेश को आप यहाँ पे देख सकते हो, और अरुणाचल प्रदेश को लेकर के आप सभी को पता ही है कि डिस्प्यूट है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना इसको बोलता है कि हिस्टोरिकली ये हमारे अंतर्गत आता है। और इसके पीछे का रीजन ये भी है कि देखिए ज्यादातर ये जो पैंगोंग बोल रही हूँ, सांगपो आप सभी को पता ही होगा। सांगपो क्या है, सांगपो मेरी स्पेलिंग, सांगपो क्या है, सांगपो इज द ब्रह्मपुत्र रिवर। तो सांगपो जो आती है वो इस तरीके से यहाँ पर एंटर करके फिर ये असम में एंटर करके आती है, फिर उसके बाद बांग्लादेश में चली जाती है, फाइनली जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाती है, राइट। तो सांगपो जो है यानी कि जो कि इंडिया में एंटर करते ही ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाती है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर में जो मैक्सिमम वाटर जो है वो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में ही एड ऑन होते हैं, ना कि वहां पे ऊपरी एरिया में। एंड ये बहुत ही कॉमन तरीका भी है कि अगर आप किसी को डराना धमकाना चाहते हो, किसी को कमजोर बताना चाहते हो, तो उसका जो टेरिटोरियल एरिया है उसके कब्जा करो, उसको उस तरीके से मेंटली टॉर्चर करो, ये चीज होती है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर के इंडिया एंड उनके बीच में, इंडिया और चाइना जो है वो डिस्प्यूट क्रिएट करने की कोशिश करता है। तो इसका लोकेशन क्या है, ये एक माउंटेनियस स्टेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दिस हियर इज द तिब्बत, जो कि चाइना ने इसको यहाँ पर कैप्चर करके रखा हुआ है। दिस साइड यू कैन सी इज द भूटान, ऑन द अदर साइड यू कैन सी जो इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो एक तो ये तिब्बत के साथ शेयर करता है, उसके साथ साथ भूटान के साथ और म्यांमार के साथ भी जो है ये शेयर करता है। इसके अलावा अगर हम इंडियन स्टेट्स की बात करें तो इंडियन स्टेट्स में ये असम के साथ इसकी बॉर्डर लगती है, और साथ ही साथ नागालैंड के साथ भी जो है इसकी बॉर्डर यहाँ पर लगती है
इसकी जो राजधानी है यानी कि कैपिटल दैट इज द ईटानगर। यहाँ पर 500 से ज्यादा रेयर स्पीशीज मिलते हैं ऑर्किड्स के, एंड जो कि अरुणाचल प्रदेश के बहुत ही डेंस फॉरेस्ट जो है वहां पर मिलते हैं। ओके, चलिए अब हम देखते हैं तो मैंने आपको बता ही दिया ईटानगर, यहाँ की जो स्टेट बर्ड है वो हॉर्नबिल है। दिस ब्यूटीफुल बर्ड इज द हॉर्नबिल। फिर आता है एनिमल दैट इज द मिथुन। सो दिस इज द एनिमल, स्टेट एनिमल। फ्लावर जो है वो कॉकटेल ऑर्किड है, कि ऑर्किड की संख्या यहाँ पे अच्छी खासी है। हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ पर कांगटो कांगटो है। एयरपोर्ट डोनी पोलो पोलो एयरपोर्ट है जो कि आपको ईटानगर में मिलेंगे। यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर है अरुणाचल प्रदेश के वो है पेमा खांडू, आप लोगों को नाम पता ही होगा। यहाँ पे जो गवर्नर है अरुणाचल प्रदेश के वो है लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिविक्रम परनायक, जो कि पीवीएसएम, यूवाईएसएम एंड वाईएसएम है, एंड रिटायर्ड, ऑब्वियसली बता रिटायर्ड पर्सन है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल। आप बताइए कि भैया ये क्या है, ये पीवीएसएम, यूवाईएसएम एंड वाईएसएम, ये सब क्या है? कमेंट सेक्शन में जरा बताइए अपनी नॉलेज। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम हम यहाँ पे एक बार मैप में देख लेते हैं। तो एज यू कैन सी मिजोरम यहाँ पे है, म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है, उसके साथ साथ ये बांग्लादेश के साथ भी अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। इंटरनेशनल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहीं पे ही अगर हम जो इंडियन स्टेट में किसके साथ ही अपनी बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे आता है मणिपुर, असम एंड त्रिपुरा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम देखें तो मणिपुर, असम और त्रिपुरा जो है इन तीनों के साथ जो है ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है। इसका जो कैपिटल है, इसकी राजधानी एजवल है, और एजावल जो भी आप बोलना चाहे ये है। ये एक लैंडलॉक है, ऑब्वियसली बात है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लैंडलॉक स्टेट है ऑब्वियसली, एंड अरुणाचल प्रदेश इज आल्सो दैट ओनली, राइट। नेम जो मिजोरम है ये बेसिकली यहाँ की जो बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जो यहाँ पे लोग बोलते हैं मीजो, वहीं से ही ये मिजोरम वर्ड भी आया है, जिसका मतलब है लैंड ऑफ द हिल पीपल। हाईएस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पर फांगफुई है, जो कि जिस ब्लू माउंटेन, जिसका मतलब होता है चीफ मिनिस्टर लालधू होमा है, गवर्नर हरि बाबू काम्बापति है। अगला आता है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे ये 21 फेब जो है इस दिन ऑब्जर्व किया जाता है। इस साल का थीम क्या रहा है? इस साल का थीम है मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। इंटरजेनरेशनल लर्निंग, ठीक है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन इज अ पिलर ऑफ इंटरजेनरेशनल लर्निंग। दिस इज दी 21 फरवरी को जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे जो है ऑब्जर्व किया जाता है, उसका थीम है। थीम हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अप्रूव किया गया था यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1999 में, एंड 2000 से जो है ये पूरे पूरे विश्व में इसको मनाया जाता है। मदर लैंग्वेज बहुत ज्यादा जो है वो मैटर करती है, क्योंकि हम लोग घर में अपने ही लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो मदर लैंग्वेज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज आजकल तो ऐसा हो गया है कि धीरे धीरे हमारी जो लैंग्वेजेस है वो गायब होती जा रही हैं, और उन सब चीजों की जो जगह है वो बेसिकली अंग्रेजी ले है, या फिर कोई बहुत ही कॉमन लैंग्वेज जो है वो ले रही है। वी फील क्वाइट प्राउड जब हम इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं, या फिर हम किसी फॉरेन लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं। खैर, अब नेक्स्ट है वर्ल्ड स्काउट डे। वर्ल्ड स्काउट डे 2024। सो 22 फरवरी को, 22 फरवरी को जो है वर्ल्ड स्काउट डे के तौर पे ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड रॉबर्ट बैडन पोवेल। ठीक है, लॉर्ड रॉबर्ट बैडन बैडन पोवेल, तो इनके जो है बर्थ एनिवर्सरी को ऑब्जर्व किया जाता है इस दिन, बिकॉज ही वाज द वन जिन्होंने की बॉय स्काउट्स मूवमेंट जो है ये इन्होंने स्टार्ट किया था। थीम क्या है? स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। स्काउट्स फॉर अ बेटर वर्ल्ड। आप में से कितने सारे लोगों ने स्कूल में स्काउट्स में थे? हाँ, कितने सारे लोग थे? अगला आता है वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। इसी दिन से जो है मैंने आप लोगों का करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स
3-4 दिन के लिए स्टार्ट किया था। तो वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे यानी कि विश्व शांति और समझ दिवस जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है 23 फरवरी को, हर साल 23 फरवरी को। ये बेसिकली ऑब्जर्व किया जाता है इन ऑर्डर टू कमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोटरी क्लब जो है उसके एस्टैब्लिशमेंट को ऑब्जर्व करने के लिए किया जाता है, जो कि शिकागो में एस्टैब्लिश हुआ था 1905 में। रोटरी क्लब को आप एक तरीके से चैरिटी क्लब के तौर पे भी देख सकते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके से चैरिटी करती है। इनका जो मेन फोकस रहता है, इट इज ऑन प्रमोटिंग पीस एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू वेरियस कॉजेस। ओके, सो ये इनका जो है वो मेन फोकस है। फिर आता है सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है, सेंट्रल एक्साइज डे जो है वो 24 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि यही दिन है जिस दिन की सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 जो है वो एनेक्ट हुआ था। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट इज ऑब्जर्व एंड दिस इज आल्सो ऑब्जर्व इन ऑर्डर टू सेलिब्रेट, in order to honor the dedication and contributions of the CBIC, that is the Central Board of Indirect Taxes and Customs, that is the CBIC। CBIC जो है ये एक it is responsible for the administration of the indirect taxes in India, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी हुई थी डेली करंट अफेयर्स की क्लास में ही। सो दैट इज द इनडायरेक्ट टैक्सेस, बोले तो जैसे कि टोल टैक्सेस हो गए वैसे। तो यहाँ पर ये जो CBIC है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर, जो इन टर्न आता है इन दी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो है ये आता है। फिर आता है गुरु रविदास जी की जयंती। ठीक है, तो गुरु रविदास जी के बारे में भी हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी, जानी थी। कब? अपनी क्लास में। तो यहाँ पे February 24 को ये जो है दिन ऑब्जर्व किया जाता है। ये बेसिकली आता है माघ पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ये जो माघ पूर्णिमा के दिन जो है ये रविदास जयंती मनाई जाती है। पूर्णिमा है तो अब ऐसी बात है कि फुल मून रहेगा एंड माघ का महीना है, उस दिन ये मनाया जाता है। संत रविदास जी जो है ये काफी ज्यादा फेमस भक्ति मूवमेंट के संत रहे हैं, जो कि भक्ति मूवमेंट में मतलब भक्ति मूवमेंट का ये कोई मूवमेंट पार्टिसिपेट करने वाला आंदोलन टाइप नहीं था ये चीज। ठीक है, सब अपने अपना काम कर रहे थे, बस उसको जो है इन्होंने अपना मूवमेंट जो है लोगों ने नाम दे दिया। तो भक्ति मूवमेंट में ये एक बहुत ही फेमस सेंट और रिफॉर्मर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में। संत रविदास जी जो है वो संत कबीर के डिसाइपल रहे हैं एंड मीराबाई जो है वो संत रविदास जी की डिसाइपल रही हैं। इनके 40 से 41 जो है पोएम्स वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी इंक्लूड करे गए हैं। अब आते हैं अपॉइंटमेंट्स में कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हैं, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ICJ's न्यू प्रेसिडेंट के तौर पे लेबनीज के जज नवाफ सलम जो है उनको अपॉइंट किया गया है। ICJ यहाँ पे जो है वो क्या है, ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट के तौर पर जो है इनको अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो वाइस प्रेसिडेंट जूलिया सेबुटाइन युगांडा के हैं, तो ये जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ पर। ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो बहुत ही जरूरी है, वो इंटरनेशनल ऑर्डर बना करके रखने के लिए रहता है। तो ये लोकेटेड है पीस पैलेस जो कि हेग में आता है, द हेग विच इज देयर इन दी नीदरलैंड्स। इसका जो जुरिस्डिक्शन की अगर हम बात करें, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन, सबका डिफाइंड रहता है ना जुरिस्डिक्शन। तो अगर इसकी जुरिस्डिक्शन की बात करें तो ये बेसिकली इंक्लूड करती है कि जो भी पार्टीज ने अपनी कोई भी डिस्प्यूट जो लेकर के गए हैं, ओके, तो ये बेसिकली
डिसाइडिंग लीगल डिस्प्यूट सबमिटेड बाय द स्टेट्स। यहाँ पे स्टेट्स का मतलब जो भी कंट्रीज है वो अपने जो डिस्प्यूट लेकर के गए, जैसे कि चाइना और फिलीपींस, फिलीपींस गया, ठीक है, फिर उसके ऊपर काफी सारी बहस हुई है, और बहस इन द सेंस की वहां पे दोनों तरफ से वाद विवाद हुए, फिर उसके बाद फाइनल ये जो है वो जजमेंट देते हैं उसके ऊपर, राइट, एंड प्रोवाइडिंग एडवाइजरी ओपिनियंस ऑन लीगल क्वेश्चंस, ठीक है, ये जो है वो जो भी लीगल क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर एडवाइजरी ओपिनियंस देते हैं। आईसीजे जैसे कि साउथ चाइना सी के ऊपर जो है यहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने जो है अपना बोला कि भाई आप जो है ये जो हाई सीज आता है या फिर जो एक टेरिटरी होती है, जैसे कि यहाँ पे ये फिलीपींस की बॉर्डर है, फिलीपींस की बॉर्डर से 200 नॉटिकल माइल्स जो है, 200 नॉटिकल माइल्स इतनी दूरी तक कोई भी कंट्री है उसके इतनी दूरी तक जो है वो उसका टेरिटोरियल एरिया आता है, वो उसके अंतर्गत आता है, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते, इवन 1 माइल के एंटर आप एंटर नहीं कर सकते हो विदाउट परमिशन। इसके बाहर का जो एरिया होता है वो हाई सीज आ गया, जहां पर कि किसी यहाँ जहां पर कि किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सबके लिए है, ठीक है, वहां पे इंटरनेशनल लॉज जो है वो अप्लाई होते हैं। अब चाइना क्या कर रहा है साउथ चाइना सी में, वो यहाँ से बोल रहा है कि भैया ये हमारा एरिया आता है, कैसे हमारा एरिया आता है, आप तो एकदम ही गलत बोल रहे हो। तो ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने इस चीज के खिलाफ बोला था कि आप गलत कर रहे हो, लेकिन ये अलग बात है कि भाई चाइना ने जो है इस चीज को नहीं माना, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये इट इज कंपोज्ड ऑफ 15 जजेस, इसमें 15 जजेस होते हैं, एंड इनकी जो टर्म होती है वो 9 साल की होती है ऑफिस में बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एंड द सिक्योरिटी काउंसिल। एंड ये 9 साल का टर्म बहुत बड़ा टर्म होता है, ये इतना लंबा टर्म देने के पीछे का रीजन ये भी रहता है कि भैया कि ये कंसिस्टेंसी जो है प्रॉपर तरीके से बनी रहे, कॉन्टिन्यूटी रहे, क्योंकि जब भी कोई नया आएगा जज फिर से उसको जो सारी चीजें जो है स्टडी करनी पड़ेगी, जानना पड़ेगा, फिर से बहुत सारी चीजें बदलाव आ सकती हैं, दैट इज द रीजन नाउ इन ऑर्डर टू एंश्योर द कंटिन्यूटी 1/3 ऑफ द कोर्ट इज इलेक्टेड एवरी 3 years। कोर्ट में जो 1/3 होते हैं वो हमेशा हर साल जो है वो हर साल जो है इलेक्ट होते हैं, जजेस जो है वो री इलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। ये इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है इंग्लिश और फ्रेंच। दलवीर भंडारी ये एक इंडियन जज है जो कि आईसीजे में आईसीजी के पैनल में आप इनको देख सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द न्यू आर्मी वाइस चीफ। न्यू आर्मी वाइस चीफ के तौर पे जो है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी को जो है वो ये कमांड उनको दी गई है। ये कमांड इन्होंने ली है लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचेंद्र कुमार से, जिनको की जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ नॉर्दर्न कमांड का ये एक नया उनको कार्यभार दे दिया गया है। तो इनकी वैकेंसी, इनकी सीट खाली हुई तो फिर इनको जो है अपॉइंट यहाँ पर कर दिया गया। अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि जब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रायर टू टेकिंग, ये क्या बोलते हैं, मतलब वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने से पहले ये जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ थे नॉर्दर्न कमांड के 2022 से लेकर के 2024 तक। फिर आते हैं सलील पारेख। सलील पारेख जो है इनको अपॉइंट किया गया है टू USISPF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है USISPF में, तो उसमें से जो है इनको भी एक पार्ट बना दिया गया है। USISPF क्या है, तो ये है यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड पार्टनरशिप फोरम, एंड इसी के ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनके मेंबर्स में से ये एक मेंबर अब ये बन गए हैं, राइट। अब ये जो USISPF जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बात आती है स्ट्रेटेजिक और बिजनेस अलायंसेस मेंटेन करके रखने की यूएस एंड इंडिया के बीच में। अब आते हैं ऑबिचुरीज। ऑबिचुरीज में आप देख सकते हैं कि ऑलराउंडर और कोच माइक प्रॉक्टर जो है वो 77 की एज पे इनकी डेथ हो चुकी है। ये मैच रेफरी रहे 2002 से लेकर के 2008 में। यहाँ पे आप देख सकते जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी, ये 77 की एज पर जो है इन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया है फॉलोइंग दिस सल्लेखना व्रत गिविंग अप द फूड एंड वाटर। सल्लेखना जो है ये बहुत ही टफ फास्ट
फास्टिंग आप कह सकते हैं। इसमें आप एक अन्न खाना भी नहीं, एक अन्न का दाना भी नहीं लेते हो, आप पानी भी नहीं लेते हो, सब चीज का आप त्याग कर देते हो। धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो भी ताकत रहता है आपकी बॉडी तब तक कंज्यूम कर रही होती है, स्लोली स्लोली आप वीक पड़ने लगते हो एंड फाइनली यू लीव द बॉडी, राइट। तो संलेखना जो है ये एक ऐसा तप है जो कि पहले भी किया गया है काफी सारे लोगों के द्वारा। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी एंशिएंट हिस्ट्री में तो आप लोगों ने संलेखना के बारे में जरूर पढ़े होंगे, संलेखना, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। तो जैन सीर आचार्य विद्यासागर जी जो है कि उन्होंने अपनी शरीर को जो है वो त्याग दिया है। संलेखना जैन रिलीजन में जो है ये प्रैक्टिस करी जाती है, फास्टिंग अनटू डेथ, फास्ट पे रहेंगे जब तक कि डेथ नहीं आ जाए। ये 1946 में इनका जन्म हुआ था, 10 अक्टूबर 1946 में, सादलगा इन बेलगाम डिस्ट्रिक्ट ऑफ दी कर्नाटका। बहुत 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 हिम्मत चाहिए इस तरीके का कार्य करने के लिए। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दो तरीके के आते हैं जैन्स में भी, दिगंबर एंड श्वेतांबर, ठीक है। तो दो मेन ब्रांचेस हैं जैनिज्म के। दिगंबर का मतलब है कि स्काई क्लैड एंड श्वेतांबर का मतलब है व्हाइट क्लैड, राइट। तो इसी से ही पता चलता है कि वो क्या मतलब कि दिगंबर कौन होंगे और श्वेतांबर कौन होंगे। यहाँ पर जो है श्वेतांबर जो है श्वेत व्हाइट, तो व्हाइट कपड़ा धारण करते हैं। दिगंबर जो है उनका वो जो है स्काई ही उनका ओढ़ना है, तो दे डोंट वेयर एनीथिंग। दिगंबर जैन्स बिलीव दैट द महावीर नेवर मैरिड। इनका ये मानना है कि महावीर जी ने कभी शादी नहीं की। श्वेतांबर जी का मानना, श्वेतांबर जो जैन हो, श्वेतांबर जैन्स जो होते हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उन्होंने शादी करी थी टू यशोदा एंड उनकी एक डॉटर भी थी जिनका नाम था प्रियदर्शनी। तो ये बिलीव्स हैं बेसिकली, जिसके बेसिस पे यहाँ पर यहाँ पर जो है दो ब्रांचेस निकल करके सामने आए। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर एंड जूरिस्ट फली एस नरीमन जो है, इनकी भी डेथ हो गई है। ही हैज आल्सो पास्ड अवे। ये पहले मतलब हमारे इंडिया के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया रह चुके हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रह चुके हैं 1999 में। इनको पद्म भूषण 1991 में मिला था और पद्म विभूषण 2007 में मिला था। इनकी ऑटोबायोग्राफी है बिफोर मेमोरी फेड्स। ही हैज ऑथर्ड द बुक गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। ये जो है इन्होंने लिखे हुए हैं। अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेडियो ब्रॉडकास्टर अमीन सयानी जो है, जो कि बहुत ही प्रख्यात रेडियो ब्रॉडकास्टर थे, तो उनकी भी डेथ हो चुकी है। तो अमीन सयानी जिन्होंने की इंडियन ब्रॉडकास्टिंग को काफी ज्यादा जो है रेवोल्यूशनाइज कर दिया था इन्होंने अपनी आवाज से। इनकी डेथ हुई है एट द एज ऑफ 91। He was born on December 21, 1932। सयानी जी जो है इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है 2009 में इनके कंट्रीब्यूशन को लेकर के। ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे फॉर बिनाका गीतमाला जो कि लॉन्च हुई थी 1952 में। तो आवाज की वजह से जो है काफी फेमस हुए थे। फॉर्मर लोकसभा स्पीकर मनोहर जोशी जो है वो भी ही हैज आल्सो पास्ड अवे। इनका जन्म जो है वो दिसंबर 2 1937 में हुआ था, कोस्टल कोंकण रीजन ऑफ महाराष्ट्र। जोशी जी जो है वो पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर थे जो महाराष्ट्र के, जो कि अनडिवाइडेड शिवसेना से आए थे, यानी शिवसेना डिवाइड नहीं हुई थी तब जो है वो चीफ मिनिस्टर बने थे। एंड ये 1995 से 1999 तक जो है ये चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे थे। इसके अलावा ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं और वहां पर ये स्पीकर के तौर पे भी 2002 से 2004 तक जो है इन्होंने अपना योगदान वहां पर भी दिया है। अब आते हैं बुक्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं डैपलिंग इन डिप्लोमेसी ऑथराइज्ड एंड अदरवाइज। ये जो है एस डी मुनि के द्वारा यहाँ पर ये बुक जो है वो लिखी गई है। सो डैबलिंग इन डिप्लोमेसी बाय प्रोफेसर एस डी मुनि। सो दिस इज द नेम ऑफ द बुक व्हिच हैज बीन रिटन। यहाँ पर ये जो प्रोफेसर मुनि है उन्होंने इस बुक में डिप्लोमेसी वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम पे किस तरीके की डिप्लोमेसी थी वो चीज यहाँ पर लिखी हुई है। उसके बाद फिर मनमोहन सिंह की सरकार आई तो वहां पर किस तरीके की इनका जो है डिप्लोमेसी रहा है। एंड देन
इन ब्रिंगिंग द डेमोक्रेसी टू नेपाल ऑल्सो। एंड नेपाल में जो डेमोक्रेसी आई तो उससे रिलेटेड भी चीजें जो है वो उन्होंने वहां पे मेंशन कर रखी है। स्पेसिफिकली आपको वहां पे बुक किसने लिखी और बुक का नाम क्या है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कल्प्टेड स्टोन्स मिस्ट्रीज ऑफ द ममल्लपुरम, जो कि अश्विन प्रभु द्वारा जो है वो लिखा गया है। ये चीज मैंने आपको बताई थी जब डेली करंट अफेयर्स की क्लास हम लोग ले रहे थे तब। तो उस टाइम हमने देखा ही था कि इसमें जो है वो जो स्टोन्स को स्कल्प्ट करके, स्टोन्स में जो बहुत ही सुंदर सी कारीगरी करके बहुत ही सुंदर सुंदर ये बना दिए जाते हैं, स्कल्पचर्स बना दिए जाते हैं। तो वो सारी चीजें देख सकते हैं यहाँ पे। जो ये बेसिकली हाईलाइट करता है डिफरेंसेस अमंग केव, मोनोलिथिक एंड स्ट्रक्चरल टेम्पल्स, कि स्ट्रक्चरल टेम्पल्स कैसे होते हैं, केव्स कैसे होते हैं, और उसके अलावा मोनोलिथिक्स जो है स्ट्रक्चर्स वो कैसे होते हैं। मोनो नाम से ही पता चल रहा है एक स्टोन से पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाए। स्ट्रक्चर टेम्पल स्ट्रक्चर्स है डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, केव्स है क्या है एंड ऑल, वो सारी चीजें। इसी में ही इन्होंने अर्जुनास पेनेंस के बारे में भी बात किया है, यानी कि अर्जुन जो है वो पश्चाताप कर रहे हैं उसके बारे में भी इन्होंने मेंशन किया है। डिफरेंट डिफरेंट तरीके के केव्स के एंड स्कल्पचर्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। इनकी जो पहली बुक थी वो थी क्लासरूम विद अ व्यू, नोट्स फ्रॉम द कृष्णमूर्ति स्कूल से। तो ये जो है इनकी पहली बुक रही है। अब अवार्ड्स देखते हैं। अवार्ड्स में 58th ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो जगत गुरु स्वामी राम प्रभा रंभ भादाचार्य जी जो है इनको मिला है, और गुलजार जी जो है वो इनको मिला है। तो ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया, ये बेसिकली दिया गया है दो राइटर्स फ्रॉम 2 लैंग्वेजेस। एक तो संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी, एंड जो दूसरे उर्दू राइटर है श्री गुलजार जी, तो उनको मिला है। यहाँ पे प्रीवियसली द प्रेस्टिजियस अवार्ड वाज कन्फर्ड अपॉन गोवन राइटर दामोदर मौजू। इससे पहले जो है दामोदर मौजू जो है गोवन राइटर, उनको ये मिला था। तो ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है 58th एडिशन, ये एनुअली ये कंडक्ट किया जाता है, हर साल ये होता है। एंड ये इसमें बेसिकली उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है जिनका काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन लिटरेचर को लेकर के। 1965 में इसकी स्टार्ट हुई थी, एंड ये जो है वो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा जो है वो दिया जाता है। जिसको एस्टैब्लिश किया गया था 1944 में। ये अवार्ड जो है 1965 से स्टार्ट हो गए हैं। ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है इसमें कैश प्राइज भी मिलती है, यानी 1 लाख रुपए तक का कैश प्राइज मिलता है। बाग देवी का जो है वो स्टैचू मिलता है, एंड साइटेशन जो है, ये भी चीजें यहाँ पर मिलती हैं। किनको मिला है ये जरूर ध्यान में रखिएगा, कौन देता है ये भी ध्यान में जरूर रखिएगा। ये दो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आते हैं। जो अवार्डीज हैं ये सिलेक्टेड किए गए हैं एक कमेटी के द्वारा। ओडिया राइटर प्रतिभा राय जो कि हेड कर रही थी ये पूरी कमेटी को, कि भाई किसको दिया जाएगा। इसके अलावा जो इट इज द सेकंड टाइम द अवार्ड इज बीइंग गिवन फॉर संस्कृत। ये दूसरी बार है कि संस्कृत के लिए किसी को अवार्ड दिया जा रहा है, और उर्दू में 5वीं बार किसी को दिया जा रहा है। यहाँ पे संस्कृत पोएट सत्यव्रत शास्त्री जी जो थे वो पहले ऐसे राइटर रहे हैं संस्कृत लैंग्वेज के जिनको की ये अवार्ड मिला था जिनको की ये अवार्ड मिला था 2009 में, टू रिसीव ज्ञानपीठ अवार्ड फॉर द ईयर ऑफ 2006 फॉर संस्कृत इन 2009। ओके, फिर आते हैं गुलजार जी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो गुलजार और संपूर्ण सिंह कालरा जो है ये इनका रियल नेम है। 1934 में जो है इनका ये बॉर्न हुए थे। गुलजार जी को जो है साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है उर्दू लैंग्वेज के लिए 2002 में। दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है 2013 में। पद्म भूषण मिला है 2004 में, और कम से कम 5 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो है वो मिल चुके हैं। इसके अलावा जय हो सॉन्ग जो है, जो कि स्लम डॉग मिलियनेयर में काफी फेमस हुई थी जय हो, तो वो इन्होंने ही लिखा था। एंड विच जिसकी वजह से ऑस्कर में इसको अवार्ड मिली थी 2009 में, और ग्रैमी मिला था 2010 में। ये स्लम डॉग मिलियनेयर में यूज किया गया था। दिस इज द रीजन व्हाई इसको मिला भी है। दिस इज द फैक्ट। रीजन क्या है? बिकॉज इंडियंस, ऑब्वियसली बात है कि वो लोग अपने बंदों को प्रमोट करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं। दैट इज द पॉइंट। इनकी पोएट्री की अगर हम बात करें तो इनकी जो त्रिवेणी जो है वो काफी ज्यादा फेमस है, विच इज अ नॉन मुकफ्फा पोएम, यानी कि जो राइम नहीं करती और 3 लाइन्स की है। चलिए
जगत गुरु राम भद्राचार्य के बारे में अगर राम भद्राचार्य जी के बारे में अगर हम जाने तो ये 1950 में इनका जन्म हुआ है जौनपुर में, उत्तर प्रदेश में। और इन्होंने तुलसी पीठ की जो है वो स्थापना करी है, और उसी को जो ये हेड भी करते हैं चित्रकूट में है ये स्पिरिचुअल गुरु के तौर पे जाने जाते हैं, टीचर के एजुकेटर के तौर पे जाने जाते हैं, और इन्होंने 100 से ज्यादा बुक लिखे हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनको पद्म विभूषण अवार्ड जो है 2015 में दिया गया था। राम भद्राचार्य जी जो है इनको 22 लैंग्वेजेस आती हैं, 22 भाषाएं आती हैं। आपको कितनी आती है बताइए? वाह, दिस इज रियली वेरी गुड। जैसे कि इनको काफी ज्यादा प्रोफिशिएंसी है संस्कृत में मिला तो ऑब्वियसली बात है, संस्कृत में, हिंदी, अवधी और मैथिली, ये कुछ एग्जाम्पल है जिसमें कि बहुत फ्लुएंट है। 77th ब्रिटिश अकादमी फिल्म अवार्ड्स यानी कि बाफ्टा जो है 2024 का, वो हाल फिलहाल में कंडक्ट हुआ था। ये जो ब्रिटिश अकादमी, ये जो बाफ्टा है, ये इस मतलब बाफ्टा करके ही ये फेमस है ये वाली। ये 18 फरवरी को ये हेल्ड हुई थी, ऑनरिंग द बेस्ट नेशनल एंड फॉरेन फिल्म्स इन 2023, जो कि रॉयल फेस्टिवल हॉल विच इज देयर इन लंदन, वहां पे ये कंडक्ट हुई थी। दीपिका पादुकोणे जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट थी एज अ नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड। बेस्ट ही शी बेसिकली प्रेजेंटेड दी बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म अवार्ड। यहाँ पे ओपनहाइमर जो है उसको 7 बाफ्टाज जो है वो मिले हैं। 7 बाफ्टाज में मतलब ये जो अवार्ड्स हैं वो मिले हैं। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर फॉर क्रिस्टोफर नोलन, लीडिंग एक्टर फॉर सिलियन मर्फी, सपोर्टिंग एक्टर फॉर रॉबर्ट डाउनी जूनियर। तो ये जो पूरे अवार्ड्स हैं वो ओपनहाइमर को मिले हैं काफी ज्यादा। इस बार जो है ये फेमस मूवी रही है, पिछले साल काफी ज्यादा फेमस रही है, जिससे कि हमको ये भी पता चला था कि ओपनहाइमर ने जो है वो भी गीता पढ़ी थी और वो वहां से इंस्पायर होता कि अच्छा ऐसा कुछ भी चीज बन सकता है। हम वी आर हम जो है ना, ये लोग जो कहते हैं ना कि दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा लगता है, तो वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो इंडियन कल्चर को, वेस्टर्न पीपल जो है ना वो इंडियन कल्चर को देख करके अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कितना अच्छा है। और वहीं पे ही हम जो इंडियन लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को देख करके यार कितने मॉडर्न है, ये ऐसे है वैसे है, ये चीजें करके जो है वो हम काफी ज्यादा सोचते हैं। तो दूसरे की थाली में घी हमेशा ज्यादा ही लगती है, तो वही चीज हो रहा है। तो ओपनहाइमर इज रीडिंग गीता एंड वी आर द वन हु आर रीडिंग 50 Shades of Grey, है ना। खैर, पुअर थिंग्स वन 5 बाफ्टाज जो है इसको मिले हैं, जिसमें कि लीडिंग एक्ट्रेस एमा स्टोन जो है वो थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेस्ट अवार्ड एंड यहाँ पे किस किस को जो है वो अवार्ड्स मिले हैं, आप एक बार इस चीज को देख लीजिएगा। शशि थरूर जी को जो है फ्रांस की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर के तौर पर जो है इनको प्रदान किया गया है, और वो क्या है, शेवेलियर दे ला लेगियन दे ऑनर, यानी नाइट ऑफ द लेगियन ऑफ ऑनर जो है वो इनको दिया गया है। शशि थरूर की जो एफर्ट है इंडो फ्रेंच टाइज को लेकर के, जो उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसके तौर पे, उसको फेलिसिटेट करने के लिए जो है यहाँ पर ये चीज दी गई है। कमिटमेंट टू इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन एंड एज लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंड ऑफ फ्रांस, एंड फ्रांस और इंडिया का रिलेशन इसे छुपा नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्स RPSF कांस्टेबल विथ जीवन रक्षा पदक। जीवन रक्षा पदक जो है वो इस पे भारत के राष्ट्रपति जो है उन्होंने ये दिया है जीवन रक्षा पदक रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, RPSF रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स को दिया गया है। और इसमें किसको, श्री शशिकांत कुमार जो है इनको मिला है 2023 में ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे को ऑब्जर्व करते हुए जो ये इनको मिला है। एंड ही हैड बेसिकली एकदम प्रॉम्प्टली उन्होंने जो है सेव किया था एक फीमेल की लाइफ, एक फीमेल को जो कि रेलवे पैसेंजर थी, एंड दिस इज द रीजन जिसकी वजह से काफी ज्यादा फेमस भी हुए थे। अब आते हैं हम नेशनल कुछ न्यूज को लेकर के। यहाँ पर आता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने हाल फिलहाल में लॉन्च किया प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। यहाँ पर पीएम उषा जो है वो, अब इस चीज को लेते थे, ये जो प्रोग्राम है ये मुंबई यूनिवर्सिटी में, प्रोग्राम जो है मुंबई यूनिवर्सिटी में था, जिसको कि डिजिटली इनॉग्रेट किया गया, और यहाँ पे महाराष्ट्र को 540 करोड़ रुपए जो है वो दी गई है प्रधानमंत्री उषा यानी कि
उच्चतर शिक्षा अभियान के अंतर्गत। अब यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज के लिए कर रहा है फोकस, उच्चतर शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पर हायर एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए उसमें ज्यादा एनरोलमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो, बेटर एजुकेशन हो, सारी चीजें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी डेवलपमेंट और उनका इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेटर करने के लिए, एकेडमिक बेटर करने के लिए जो है इसके अंतर्गत 540 करोड़ रुपए जो है वो महाराष्ट्र को दिए गए हैं। ठीक है, ये उच्चतर शिक्षा अभियान, यहीं पे रूसा भी आता है, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ये जो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम रही है टू फंड स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। पहले फेज में क्या, पहला फेज जो है 2013 में लॉन्च किया गया था, दूसरा फेज जो है 2018 में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कभी भी थोड़े से एरिया में लॉन्च किया जाता है इन ऑर्डर टू सी कि भाई हाँ क्या क्या लर्निंग्स है, कुछ गड़बड़ थी नहीं थी, क्या है उसमें, क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। फिर उसके बाद जो है उससे ज्यादा बड़े एरिया में, बड़ा दायरे में फैला करके जो है बनाया, फिर लॉन्च किया जाता है। फिर तीसरे फेज में जो है पूरे पैन इंडिया में, या फिर दूसरे फेज में ही पूरे पैन इंडिया में जो है लॉन्च कर दिया जाता है। Now, in the light of the national education policy, ये जो रूसा स्कीम है, it has been launched as the प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। इसी को ही जो है इस तरीके से नया रूप और रंग देख करके जो है लॉन्च कर दिया गया है। अगला आता है इंडस एक्स समिट हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो ये जो समिट है फरवरी 20 से 21 में जो है ये कंडक्ट हुआ था न्यू दिल्ली में। एंड इस ये जैसे कि अभी देखो इसके सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस है कि टू कोलैबोरेटिव एफर्ट्स बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्पेशली इन दी डिफेंस इनोवेशन। ठीक है, डिफेंस इनोवेशन को लेकर के यहाँ पर जो है एक कोलैबोरेशन मेंटेन करके रखी जाए। अभी देखो हम जो है ना, हम बड़े यूनिक है हमारी कंट्री। कैसे, हम रशिया के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं और हम यूएस के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं, हम सऊदी अरेबिया के साथ भी जो है अच्छा रिलेशन मेंटेन कर पा रहे हैं। वी आर लाइक दैट। हमने इस तरीके से अपनी डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग कर ली है कि हम जिसके साथ चाहे उसके साथ बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपनी रिलेशन जो है वो मेंटेन करके रख रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है ऑर्गेनाइज किया गया था बाय इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, दैट इज द आईडेक्स के द्वारा, जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंतर्गत, विच फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। एंड इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट्स जो है इन्होंने मिल करके इसको जो है कंडक्ट करे थे। इसके साथ साथ इसमें SIDM यानी कि यहाँ पे ये जो सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो भी इसमें इन्वॉल्व थे, US इंडिया के बिजनेस काउंसिल जो है वो भी इसमें इन्वॉल्व थी। इसका एम है टू ऑब्वियसली in order to have some strategic technology partnership between the two countries and defense industrial cooperation between India and the USA. ये जो है इंडस एक्स, it was launched in June 2023 में जो इसको लॉन्च किया गया था। इनॉग्रल सेशन चलिए देखते हैं अब यहाँ पर। सो नाइन्थ एडिशन ऑफ रायसीना डायलॉग हेल्ड इन दी न्यू दिल्ली जो है रायसीना डायलॉग जो है वो हुआ था। एंड ये एक इंडिया की फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस है ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। आई होप आप सभी समझते होंगे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स जो है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करती है, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड ये रीजन है, जैसे कि जो मैंने आपको पहले इससे पहले वाले टॉपिक में आपको रीजन बताए ना कि हम हमारी डिप्लोमेसी इस तरीके से इससे बेहतरीन हो गई है कि हम किसी के साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन करके रख रहे हैं सारी कंट्रीज के साथ। एंड प्लस आप यहाँ पे जियो इकोनॉमिक्स एंड जियो पॉलिटिक्स को लेकर के हमारी संजीदगी को देख करके समझ सकते हैं। एंड दिस इज द रीजन वाई हम लोग हमारे यहाँ पे रिसेशन नहीं हो रहा है, दैट इज द रीजन। और भी बहुत सारे रीजन है बट दीज आर वन ऑफ द रीजंस। यहाँ पे जो 9th एडिशन है रायसीना डायलॉग का, ये दिल्ली में जो है इनॉग्रेट हुआ। ये इसका थीम रहा है चतुरांग, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। चतुरांग, चतुरंग, चार अंग, चतुरंग चार अंग यानी 4 पॉइंट्स रहेंगे यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है C4, ठीक है, C4 राइट, C4 यानी 4 है,
आप इस तरीके से कौन कौन से हैं, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, है ना, या फिर CO3C1 ये तो मैं लग रहा है जैसे कि कोई फॉर्मूला बना दिया मैंने केमिस्ट्री का। खैर, मिनिस्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस कारियोकोस मित्सोताकीस जो है वो चीफ गेस्ट रहे हैं रायसीना डायलॉग के। एंड यहाँ पे जो है 100 कंट्रीज से ज्यादा, जो 100 कंट्रीज से ज्यादा के मतलब मिनिस्टर्स जो है 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर्मर हेड्स ऑफ द स्टेट्स पार्टिसिपेट करेंगे, हेड ऑफ गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेंगे, मिलिट्री कमांडर्स, कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी लीडर्स, एकेडमिक्स, जर्नलिस्ट, स्कॉलर्स ऑन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, ये सभी लोग जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। अब रायसीना डायलॉग देख तो रहे, बट ये है क्या रायसीना डायलॉग? ये जो है ये एनुअली कंडक्ट किया जाता है, 2016 से ही न्यू दिल्ली में कंडक्ट होता है। एंड इट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF जो है वो किसके साथ, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ जो है ये दोनों ही मिलकर के इसको जो है ऑर्गेनाइज करते हैं। ये ORF जो है ये क्या है, ये 1990 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है जो कि पॉलिसी रिसर्च के ऊपर काम करती है ऑन गुड गवर्नेंस। मतलब इनका जो है वो पूरा रिसर्च रहता है, जैसे नाम पे ही पता चल रहा है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, दे ऑब्जर्व, दे रिसर्च, राइट, दे ऑब्जर्व गुड गवर्नेंस को लेकर के, फॉरेन पॉलिसी, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, ये सारी चीजें जो हैं ये देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। गवर्नमेंट ने अभी हाल फिलहाल में सागर आंकलन जो है इसको लॉन्च किए हैं, सागर आंकलन। सो दिस इज दी ये जो है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी जो है उन्होंने इसको लॉन्च किया है। ये बेसिकली है क्या, ये गाइडलाइंस है, गाइडलाइंस फॉर द इंडियन पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, इसका एम क्या है, ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखिएगा। इट एम्स टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ ऑल इंडियन सी पोर्ट। जितने भी इंडियन सी पोर्ट्स है उसकी एफिशिएंसी को बेटर करने के लिए, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस जो है उसको बेटर करने के लिए, क्योंकि अगर कॉम्पिटिशन ज्यादा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, कंपटीशन ज्यादा रहेगा तो देखो जब कंपटीशन रहती है तभी आप अपने आप में बेटर कुछ करने की कोशिश करते हो कि मैं और बेटर करना है, और बेटर करना है, तो इस तरीके की चीजें जो है आप करने की कोशिश करते हो। रेलिक्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा फ्रॉम नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली टू बी डिस्प्लेड इन दी थाईलैंड। सो थाईलैंड रेलिक्स जो है वो बुद्धा के वो थाईलैंड में जो है वो डिस्प्ले करे जाएंगे। सो जो कि अभी फिलहाल नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जो है वो वहां पे रखी हुई है। सो 22 मेंबर की जो डेलीगेशन है जो कि लीड करी जाएगी बिहार गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को, मतलब ये जो है ये इसको लीड करेंगे 22 मेंबर की डेलीगेशन को, और ये लोग जो है जाएंगे 26 दिन मतलब 26 दिनों की जो एक्सपोजिशन है थाईलैंड में, वहां पर ये जो रेलिक्स हैं बुद्ध भगवान की लेकर के वहां पे जाएंगे। ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इंडियन एम्बेसी जो है वो थाईलैंड में, वो लोग इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन, नेशनल म्यूजियम एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है ये सभी मिलकर के इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सो दीज आर द रेलिक्स ऑफ बुद्धा। तो ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्टेड एक्सकेवेशंस एट द पिपरावा बिटवीन 1971 एंड 1977, तो वहीं पे ही जो है ये चीजें आपको देखने के लिए मिली। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया पहला स्किल इंडिया सेंटर, कहाँ पर, ओडिशा में। हमारे देश का पहला स्किल इंडिया सेंटर जो है वो ओडिशा में इन्होंने इनॉग्रेट जो है वो यहाँ पे अनावरण जो है इसका किया गया, इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ये दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड फॉर द as the low cost courses in SIC, that is the Skill India Center will empower the large youth। देखो हमारे पास जो है पॉपुलेशन ढेर सारा है, okay, but the only thing which is lacking among the most of the youths, the most of the people, the educated people, that is the skills, राइट। पढ़ो 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 पढ़ो, हमने पूरे टाइम यही देखा, लेकिन स्किल्स नहीं हमने कभी अर्न करी है, वो जो कि सबसे बड़ी जरूरी चीज है हमारे लिए।
भैया सिलाई भी बहुत बड़ा स्किल है। आप देखो कैसे 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 इन्फ्लुएंसर्स आप लोग, यू कैन सी कोई डिजाइन नहीं है जो मतलब आई हैव सीन रिसेंटली 2-3 पीपल, दे लाइक कोई ऐसा डिजाइन नहीं है जो वो नहीं बना सकते हैं। दैट इज ऑल्सो स्किल, दैट इज अमेजिंग स्किल। यू कैन हैव मल्टीपल, आपको नहीं बनाने, आप मल्टीपल लोगों को सिखा दो, हायर कर लो, उनको अपने अंडर रखो और काम करवा। यू कैन रन अ चेन। रेमंड, कैसे रेमंड कैसे फेमस हुआ है आप खुद सोचो। हाँ, रेमंड जो है वो कैसे फेमस हुआ है, राइट? सो दैट्स द सीन। कभी रेमंड का आप पढ़िएगा कि किस तरीके से, रेमंड नहीं सॉरी, मान्यवर किस तरीके से वजूद में आया, आप कभी उनके बारे में जानिएगा। सो इट एम्स टू एम्पावर ओवर 1200 स्टूडेंट्स थ्रू दिस सेंटर। Skill is something which is really very important. Skyroot offers Kalpana scholarship for women space engineers. ओके जो है ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो स्काई रूट्स एरोस्पेस जो है, इट इज अ लीडिंग स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन हैदराबाद। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फेलोशिप प्रोग्राम जो है ये एक तरीके से लॉन्च करी जा रही है, जो कि कल्पना चावला, आप सभी को नाम तो पता ही होगा, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये स्कॉलरशिप का नाम दिया गया है। ये यहाँ पर इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो मंथली अलाउंस जो है वो प्रोवाइड करी जाएगी जो भी एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स हैं। एंड ये बेसिकली उनको जो है ये जो स्काई रूट एरोस्पेस जो है यहाँ पे फुल टाइम रोल्स के तौर पे जो इनका ट्रांजिशन भी किया जाएगा, सो दैट मतलब कल्पना चावला, यू कैन नो, यू ऑलरेडी नो हु शी वाज, राइट? तो उनके जैसे बनाने की, उनके जैसे बनने का कोई जो सपना लेते हैं, सो दैट इज द स्कीन, दैट इज द सीन यहाँ पर। तो स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ लॉन्चिंग इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट जो है वो स्पेस में लॉन्च करने का इनके ऊपर जो है मजदा है। चलिए अगला आता है यहाँ पे कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है नई स्पेस पॉलिसी, जिसके अंतर्गत जो है 100% एफडीआई को अप्रूव कर दिया गया है। 100% एफडीआई अप्रूव किया गया है इसके अंतर्गत। अब यहीं पे ही ये जो नया स्पेस पॉलिसी लेकर के आए हैं उसके अंतर्गत ये चीज हो रही है। 74% एफडीआई जो है, एफडीआई का मतलब क्या है, यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन से जो है डायरेक्टली इन्वेस्ट करना चाहते हैं इंडिया में, तो इन सारी चीजों में भी किया जा सकता है। तो वहां पे 100% है, यहाँ पे 74% किस किस चीजों में है, सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में, ऑपरेशन में, सैटेलाइट डेटा प्रोडक्ट्स में, ग्राउंड सेगमेंट्स में, यूजर सेगमेंट्स में। इसके अलावा 49% एफडीआई अवेलेबल है लॉन्च व्हीकल, स्पेस पोर्ट्स, एसोसिएटेड सिस्टम्स और सब सिस्टम्स में जो है 49% तक की एफडीआई अवेलेबल है। यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो कौन कौन है, तो ऑब्वियसली बात है इसरो यहाँ पर स्टेक होल्डर है ही है। इसके अलावा एनएसआईएल, इन स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और बहुत सारी जो डिफरेंट इंडस्ट्रियल एंटिटीज हैं वो सभी जो है वो यहाँ पर पार्ट है। अब यहाँ पर बात आती है एफडीआई। एफडीआई क्या है भैया? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। कोई भी जो है बाहर से इन द सेंस इंडिया है, इंडिया में कोई बाहर की कंट्री के कोई पर्सन जो है, कोई बिजनेस जो है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो इन्वेस्टमेंट जो होगी वो एफडीआई है। एफडीआई में इन्वेस्ट करने के दो तरीके हैं, बेसिकली दो तरीके हैं, ऑटोमेटिक रूट है और गवर्नमेंट अप्रूवल रूट है। जो भी नॉन रेजिडेंट इंडियन है, जो भी नॉन रेजिडेंट या फिर जो इंडियन कंपनी है, नॉन रेजिडेंट इंडियन है या फिर जो इंडियन कंपनीज हैं बाहर के देशों में, तो वो जो है इंडिया में एफडीआई के थ्रू जो है वो इन्वेस्ट कर सकती हैं। ये है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू जो है वो कर सकती हैं। गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू ये एकदम मैंडेटरी हो जाती है, ये बहुत ही मैंडेटरी हो जाती है। जो बाकी बचे हुए जो भी जिस तरीके के लोग हैं, जो कंपनीज हैं, उनके लिए यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब आता है अम्ब्रेला स्कीम ऑन सेफ्टी ऑफ विमेन। सेंटर ने रिसेंटली डिसाइड किया है टू कंटिन्यू विमेन्स सेफ्टी स्कीम टिल 2025-26। ये जो है करने की बात बोले हैं, सेफ्टी ऑफ विमेन। और यहाँ पे जो है तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम रहेगी और इसी के अंतर्गत सेफ्टी से जुड़े जितने भी स्कीम्स है वो सारी चीजें रहेंगी। यहाँ पे जो है वो 1180 करोड़ रुपीस का जो है यहाँ पर एस्टिमेट बोला गया है। 1180 करोड़ रुपीस जो है वो खर्चे हो जाएंगे
और ये 2021 से लॉन्च हुए हैं, 2025-26 तक के लिए बोल रहे हैं कि यहाँ तक जो है इस तरीके से हो जाएगी। इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112, आई होप आप में से काफी सारे लोगों ने गलती से ही जरूर डायल जरूर किया होगा। यहाँ पर जो है साइंटिफिक एंड टाइमली जो इन्वेस्टिगेशन है उस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। 6 साइबर फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज जो है वो सेटअप करी जाएंगी पुणे, चंडीगढ़, कोलकाता, दिल्ली, कामरूप एंड भोपाल में। आप लोग बताइए कि भैया ये कामरूप कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताइए कामरूप कहाँ पे है। 827 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जो है वो भी सेटअप करी जाएंगी 13,557 पुलिस स्टेशन पे। बाकी जो है विमेन्स हेल्प डेस्क जो है वो भी एस्टैब्लिश करी जाएंगी रिमेनिंग 3,329 जो पुलिस स्टेशन है वहां पर। हर साल 5,000 जो पुलिस पर्सनल है उनको ट्रेनिंग किया जाए, उनको इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन की जो है वो ट्रेनिंग दी जाएगी। किस तरीके से आपको जो भी क्राइम होते हैं विमेन या फिर चिल्ड्रन के खिलाफ, तो आपको किस तरीके से वहां पर डील करना है वो भी। अगला आता है यहाँ पर एसडीआर के यहाँ पे सॉरी सीएसआर के अंतर्गत, सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत बेंज ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया, इन्होंने सस्टेनेबिलिटी गैराज जो है, ये अपनी सस्टेनेबिलिटी गैरेज जो है ये लॉन्च किए हुए हैं यहाँ पर, राइट। तो ये सीएसआर इनिशिएटिव के अंतर्गत इन्होंने मर्सिडीज बेंज की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया की जो है वो उन्होंने ये चीज लॉन्च करी हुई है, सस्टेनेबिलिटी गैराज। ये जो इनिशिएटिव है ये बेसिकली प्रमोट करेगी इनोवेशन इन सस्टेनेबल मोबिलिटी इन एसोसिएशन विद द प्रयोग इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन रिसर्च। अब यहाँ पे सीएसआर जो है वो समझ लेते हैं सीएसआर क्या होती है। सीएसआर इज द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बेसिकली इनकी ब्रांड वैल्यू, ब्रांडिंग जो है ब्रांड वैल्यू इंक्रीज करती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये मैंडेटरी कर रखी है सरकार ने कि आप अपनी तरफ से कुछ ऐसा काम करेंगे जो कि सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए आपकी तरफ से एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होगा। तो ये बेसिकली कंपनी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन है, सोसाइटी के लिए भी विन विन सिचुएशन यहाँ पर ये हो जाती है। तो दे विल बी वर्किंग ऑन दोज थिंग्स इन ऑर्डर टू एनहांस रादर देन डिग्रेड द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट। सोसाइटी और एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के बाद बजाय जो उसको एनहांस करने की बात है यहाँ पर। सेंटर इंक्रीजेस फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ द शुगर केन। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो यहाँ पे इंक्रीज कर दिए हैं, पिछली बार से 8% जो है वो यहाँ पर ज्यादा ये हो चुकी है। अभी ये 340 रुपीज पर क्विंटल यहाँ पर ये जो है वो रखा गया है एज द फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस ऑफ शुगर केन फॉर शुगर। ये 2024-25 का जो सीजन है इसमें ये रहेगा। शुगर रिकवरी रेट जो है वो 10.25% रहेगी यहाँ पर। ये जो रेट है वो लागू होंगे अक्टूबर 1, 2024 से, जब जो है कटाई छटाई जो चीजें जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी हार्वेस्टिंग वाली उस टाइम, क्योंकि 2024 के लिए ये चीज हो रखी है। एमएसपी जो है वो एक गारंटीड अमाउंट होती है जो कि फार्मर्स को पे करी जाती है कि भैया ये जो है मिनिमम, सपोज की राइस है तो मिनिमम, जस्ट फॉर एन एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि राइस है तो राइस जो है उसके ऊपर हम एमएसपी देंगे आपको इतने रुपए, सब जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे दे रही हूँ कि 1,000 रुपए पर क्विंटल आपको जो है वो मिलेगा। अगर मार्केट में 1,000 से ऊपर मिल रहा है आपको तो आप वहां पे सेल कर लो, अगर नहीं मिल रहा है तो गवर्नमेंट विल बी प्रोक्योरिंग। ओके, गवर्नमेंट जो है आपसे ले लेगी 1,000 रुपए पे। अब भले ही मार्केट उस टाइम जो है मार्केट डाउन जाए या फिर अप जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 1,000 के 1,000 रुपए रहेंगे। तो वही चीज जो है वो एमएसपी हो गई। फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है ये मिनिमम प्राइस रहती है जिस पर की सरकार शुगर केन को जो है वो परचेज करेगी। मतलब सरकार नहीं, मतलब जो शुगर मिल्स होंगे वो बेसिकली इसको परचेज करेंगे फार्मर से। द रिकमेंडेशंस, ये जो है रिकमेंडेशंस वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस जो है यानी कि सीएसीपी, इनकी रिकमेंडेशन पे ये काम होती है। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको कि प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, उन्होंने अपना फाइनल डिसीजन लेते हुए जो है ये सारी चीजें डिस्क्लोज करी हैं। एमएसपी के अंतर्गत जो है वो 22 क्रॉप्स आती हैं एमएसपी के अंतर्गत। एंड एफआरपी जो है यानी फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो है वो शुगर केन के लिए ही रहती है। मैंडेटेड क्रॉप्स जो है वो 14 क्रॉप्स हैं जो कि खरीफ
खरीफ सीजन की आती हैं, 6 जो है वो रबी क्रॉप्स आती हैं, 2 जो है वो कमर्शियल क्रॉप्स के अंतर्गत आती हैं। डिटेलिंग में जितनी जितनी ज्यादा डीप डिटेलिंग चाहिए अगर किसी टॉपिक की तो उस दिन की आपको डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखनी होगी, क्योंकि वीकली है तो थोड़ा क्विकली क्विकली करना ही पड़ेगा। लंबा हो जाता है तो भी आपको दिक्कत है, अगर ज्यादा एक्सप्लेनेशन हो जाती है तो भी प्रॉब्लम है, तो फिर मिक्स मैच करके चीजें करने की आई एम ट्राइंग। लेकिन आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा डीप डिटेलिंग किसी चीज की हो तो उस दिन का आपको करंट डेली करंट अफेयर्स में से जो है वो टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा। Prime Minister Modi to inaugurate 2 new pressurized heavy water reactors at Kakra Par Atomic Power Station। तो यहाँ पर कैप्स 3 एंड कैप्स 4 जो है 22,500 करोड़ यानी 22,500 करोड़ रुपीस की लागत से नवसारी जो कि साउथ गुजरात में आती है, वहां पे कैप्स 3 एंड कैप्स 4 जो है वो वहां पे लॉन्च कर दिए गए हैं। कैप्स क्या है? काकड़ापार एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है, KAPS दैट इज दी कैप्स यहाँ पर। तो ये जो है वहां पे इनॉग्रेट कर दिया गया है। इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से क्या होगा कि इसके आसपास के जो स्टेट्स हैं जैसे कि महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, गोवा, यूनियन टेरिटरी, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये और गुजरात, ये इन सभी को जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की जो है ये काम करेगा। तो ये 10.4 बिलियन यूनिट्स जो है वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी हर साल प्रोवाइड करेगी, विच इज अ बिग डील ओवर हियर। अगला आता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्होंने आयुष हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइस में इसका इनॉग्रेट किए हैं। आयुष हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर जो है सुप्रीम कोर्ट की प्रीमाइस में ये चीज जो है वो इनॉग्रेट हुई है। आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो है वो आयुष्मान भारत का एक कंपोनेंट है इन दी नेशनल आयुष मिशन। हाँ सॉरी, तो ये जो नेशनल आयुष मिशन है ये 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। ये डिपार्टमेंट ऑफ आयुष के अंतर्गत आती है, जो कि फर्दर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आता है। इट एम्स टू एनहांस दी अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ आयुष हेल्थ केयर सर्विसेज जो है उसकी एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। एंड ऑब्वियसली बात है सुप्रीम कोर्ट में इसको लॉन्च किया गया है तो लोग इस चीज के बारे में जानेंगे एंड लोग इसको रीच आउट भी करेंगे, तो वो भी एक तरीका है, ये एक तरीके से प्रमोशनल तरीका भी है। एंड दिस इज बीइंग डन थ्रू द आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एम्पावरिंग इंडियन स्टार्टअप्स इन AI, माइक्रोसॉफ्ट एंड आई क्रिएट लॉन्च IMPL AI प्रोग्राम। अब ये इंटरनेशनल सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आई क्रिएट जो है उसने साइन किया है, मतलब इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU जो है साइन करी गई है इन दोनों के बीच में। एंड दिस हैज बीन फेलिसिटेटेड बाय द MeitY, दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT टू एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये चीज करी गई है इन ऑर्डर टू बूस्ट द AI स्टार्टअप्स ओवर हियर इन इंडिया। और आप सभी को पता ही है कि AI जो है आज के डेट में बहुत ज्यादा चल रहा है। एंड इट हैज लॉन्च द IMPL या AI यानी कि आई क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर द इमर्जिंग लीडर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम। सो दैट इज द IMPL। इसको जो AI जो है इसको लॉन्च किया गया है। यहाँ पर 1100 AI इनोवेटर्स जो है पूरी इंडिया से वो यहाँ पर आए थे एंड दे बिकेम द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स। ओके, दिस विल बी स्क्रीनिंग बेसिकली इतने लोगों को। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो मेन फोकस रहेगी वो रहेगी हेल्थ केयर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड स्मार्ट सिटीज। इनके ऊपर जो है इनकी ज्यादा फोकस यहाँ पे रहेगी। अब स्टेट के ऊपर आते हैं। स्टेट के जो न्यूज है, इंडिया का पहला सॉरी इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है वो उत्तराखंड में लॉन्च हो चुका है। ये जो है हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस दैट इज दी हेम्स के तौर पे जो है ये चीज जो है वो उत्तराखंड में ये लॉन्च हो चुकी है, जो कि बहुत ही सिग्निफिकेंट सॉरी
जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है इंडिया के लिए। ये अनाउंस किया गया सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा कि भैया हम ऐसा ऐसा काम जो है वो अब कर दिए हैं, अब बजाओ ताली। नाउ अ हेलीकॉप्टर जो है, एक हेलीकॉप्टर जो है वो स्टेशन रहेगी सर्विस के लिए, इस पर्टिकुलर चीज के लिए, एम्स ऋषिकेश में, कि कभी भी कहीं से भी किसी तरह कोई इमरजेंसी एकदम से आती है तो दैट हेलीकॉप्टर विल बी गोइंग ओवर देयर एंड वहां से जो है वो लेकर के आएंगे। अब आता है यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है श्री कल्की धाम टेम्पल का, संबल डिस्ट्रिक्ट में, उत्तर प्रदेश के संबल डिस्ट्रिक्ट में जो है ये कल्की धाम टेम्पल का उन्होंने जो है फाउंडेशन स्टोन वहां पे रख दिया है। कल्की जो है ये माना जाता है कि लॉर्ड विष्णु के 10वें और आखिरी अवतार रहेंगे जो कि कलयुग में आएंगे। श्री कल्की धाम जो है ये कंस्ट्रक्ट किया जाएगा श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट के द्वारा, जिसके की चेयरमैन आचार्य प्रमोद कृष्णम है। पीएम मोदी ऑल्सो इनॉग्रेटेड 14,000 प्रोजेक्ट, 14,000 प्रोजेक्ट्स जो है, जो कि 10 लाख करोड़ रुपए का है, 10 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट्स है उनका भी अनावरण इन्होंने किया है, मतलब इनॉग्रेशन किया है। उत्तर प्रदेश का की राजधानी लखनऊ में ये काम जो है वो हुई है। अब यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं कि जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हो गए, रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी एंड आईटीएस, फूड प्रोसेसिंग, हाउसिंग एंड रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी, एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन, ये कुछ चीजें हैं जहां पर कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च हुए हैं, इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुए हैं। फर्स्ट टाइम इन इंडिया, पहली बार अफ्रीकन मेडिटेरेनियन वाटर बर्ड स्पॉटेड इन वारंगल तेलंगाना, ये जो है पहली बार इंडिया में इसको स्पॉट किया गया है। ये नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट और मेडिटेरेनियन रीजन की जो है ये बर्ड है एंड ये वारंगल में लेक है, अम्मा अमावरी पेट लेक, वहां पर ये स्पॉट करी गई है। इससे काफी सारी चीजें एक्चुअली निकल करके आती हैं। अगर ये यहाँ पर आई हैं तो क्या रीजन है यहाँ पर आई है, व्हाट इज द रीजन, कोई एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है, क्या चीज है, कुछ ना कुछ तो चेंजेस हैं। ये खुशी की बात है वो यहाँ पे आई है, लेकिन इसका अगर आप दूसरा एस्पेक्ट देखो तो ये भी है यहाँ पर। अब यहाँ पे खजुराहो नृत्य समारोह की बात हो रही है। यहाँ पे खजुराहो डांस फेस्टिवल जो है मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है, जिसको स्टार्ट किए हैं चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव जी जो है इसको इनॉग्रेट किए हैं। ये 50वां साल है जब ये सेलिब्रेट किया जा रहा है एंड ये जो है 20 से 26 फरवरी को ये मनाया जाएगा। 20 से स्टार्ट हो चुका है, 26 को जो है ये फिनिश ऑफ हो जाएगा। ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज करा जाता है कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मध्य प्रदेश गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद द उस्ताद अलाउद्दीन खान अकेडमी ऑफ म्यूजिक। पपेट फेस्टिवल, तो पपेट फेस्टिवल इंडिया में पपेट्री जो है वो धीरे धीरे गायब होती जा रही है, जो हमारी ट्रेडिशनल पपेट्रीज जो है, यही कुछ फेस्टिवल्स है जो उस चीज को जिंदा रखी हुई है अभी भी। तो 11th इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल जो है वो चंडीगढ़ में हेल्ड हुआ एंड कहाँ पे, टैगोर थिएटर में ये चीज हुई। पंजाब गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ बनवारी लाल पुरोहित जो है पुरोहित जी, तो उन्होंने जो है इसको इनॉग्रेट, इसका अनावरण जो है वो किए गए। तो शुभम गिल जो है, अगला न्यूज आता है यहाँ पर शुभम गिल। तो शुभम गिल हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द पंजाब स्टेट आइकन के तौर पे जो है वो शुभम गिल को यहाँ पर टैग दिया गया है स्टेट आइकॉन के तौर पर। तो पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स has designated Indian creator for this thing the state icon के तौर पे। तो ये यहाँ पर इनके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्टोरल ऑफिसर जो है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उन्होंने ये चीज काम किया है। तो अभी इनका जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो गया, क्योंकि नाउ ही विल बी प्रमोटिंग कि भैया वोट दो, ओके, कि वोट दो। वेरियस कैंपेन्स एम्ड, ही विल बी पार्टिसिपेटिंग, he will be engaging himself in various campaigns aimed at the voter awareness कि भाई इस बार जो है आप वोटिंग दीजिए और जो अपना जो है ड्यूटी उसको निभाइए। अगला आता है ओडिशा गवर्नमेंट टू गिव इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू यूथ अंडर स्वयं स्कीम। स्वयं स्कीम के अंतर्गत जो है उड़ीसा गवर्नमेंट, उड़ीसा सरकार जो है वो यूथ को यानी युवाओं को इंटरेस्ट फ्री ऋण मुक्त ब्याज देगी।
और ये जो है इंटरेस्ट फ्री लोन कितने तक का, 1 लाख रुपए तक का जो है ये देगी। और ये सारा का सारा जो बर्डन इसके ऊपर रहे, इस चीज से रिलेटेड रहेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट जो है ये यहाँ पर उठाएगी। ये बेसिकली किया जा रहा है ताकि वो अपना बिजनेस कोई स्टार्ट करना चाहे तो दे कैन डू दैट। किसी भी तरीके का कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई उनका बिजनेस है वो उसमें पार्टिसिपेट करते रहना। ये बेसिकली दिया जा रहा है ताकि अगर कोई मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, आई मीन जो यूथ हैं, अगर उनकी कोई भी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या फिर उसमें पैसा लगाना चाहते हैं या फिर जो कोई नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसमें ये पैसे जो है वो लगा सकते हैं। 1 लाख रुपए, ये जो एलिजिबिलिटी का क्या सीन है यहाँ पे, तो जो रूरल या फिर जो इक्वल नंबर ऑफ अर्बन यूथ है उनको ये दी चीज 1 लाख एलिजिबल, 1 लाख एलिजिबल रूरल एंड इक्वल नंबर ऑफ अर्बन यूथ जो है उनको दिए जाएंगे, जो कि 18 से 35 साल की उम्र में है, इनकी एज है, उनको ये इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। एंड द स्कीम विल बी ऑपरेशनल फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए ये ऑपरेशनल रहेगी, जिसमें कि 672 करोड़ 672 रुपीज जो है वो स्पेंड करने की यहाँ पे टारगेट रखी गई है। प्रधानमंत्री जो है उन्होंने इनॉग्रेट किया है एंड ही हैज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ फॉर द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ 32,000 करोड़ रुपीज इन जम्मू एंड कश्मीर। 32,000 करोड़ रुपए के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसका फाउंडेशन वहां पे उन्होंने रखा है। एंड इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था एक 2019 में प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो इट इज बीइंग एस्टैब्लिश्ड अंडर दी सेंट्रल सेक्टर स्कीम, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। यहाँ पे एम्स विजयपुर सांबा डिस्ट्रिक्ट जो है जम्मू की, वहां पर इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो है यहाँ पे आए, यहाँ पर जो है नेशन कैंप, ये जो पीएम जो है वो बेसिकली ही हैज डेडिकेटेड द कैंपसेस ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जैसे कि आईआईटी भिलाई, तिरुपति, आईआईडीएम कुरनूल, आईआईएम बोधगया, आईआईएम जम्मू, आईआईएम विशाखापट्टनम एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स कानपुर जो है वो भी कैंपसेस यहाँ पे डेडिकेटली अपना कंट्रीब्यूशन देंगी। नए टर्मिनल बिल्डिंग जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पे उसका भी फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया है। काफी सारा काम किया जा रहा है। कंट्री की जो लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल है T50, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल पर है, उसको वो भी जो है यहाँ पर उसको भी जो है यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। एंड व्हेन द मोदी फ्लैग्ड ऑफ द फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन ऑफ द कश्मीर वैली की पहली इलेक्ट्रिफाइड ट्रेन जो है उसको फ्लैग ऑफ कर दिया है इन्होंने। ये जो टनल है ये 12.77 किलोमीटर लंबी है एंड इट इज नोन एज T50 के नाम से जो है इसको जानी जाती है। खरी सुमेर सेक्शन, सांबर सेक्शन जो है वो उधमपुर श्रीनगर बारामूला लिंक की, तो इसके बीच में जो है ये चलेगी। अगला आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो है वो 10% रिजर्वेशन जो है वो मराठास को एक्सटेंड करा है। खैर बहुत ज्यादा यहाँ पे खींचतान चल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे 10% जो है वो एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में जो है 10% रिजर्वेशन यहाँ पर एक्सटेंड करी गई है। महाराष्ट्र बैकवर्ड क्लास कमीशन ने जो है वो ये चीज कहते हुए कि मराठा कम्युनिटी इज अ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये पॉइंट इन्होंने कहा जो मराठा कम्युनिटी है वो सोशली एंड एजुकेशनली वो बैकवर्ड है, तो इसलिए उनको जो है ये 10% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। अब ये जो है यहाँ पे ये रिपोर्ट में ये भी चीज कही गई है कि जो 84% मराठास हैं दे आर नॉट एडवांस्ड, वो कोई बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है और वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं।
अगला आता है कि अरुणाचल प्रदेश जो है वो पहला स्टेट बन गया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का टू अचीव 100% सैचुरेशन ऑफ हर घर जल। हर घर जल जो है पहुंचाने में ये काम जो है यहाँ पर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला स्टेट और इंडिया का 10वां कंट्री 10वां स्टेट जो है वो अरुणाचल प्रदेश बन गया है ये चीज होने में। हर घर जल जो है वो भी पाइप से, वो भी साफ सुथरा पानी पहुंचाने में जो है ये यहाँ पर कामयाब रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है उन्होंने अनाउंस किया था जल जीवन मिशन हर घर जल 2019 में 15 अगस्त 2019 को जो है ये लॉन्च करी गई थी, जहां पे कि क्वालिटी वाटर, क्वालिटी लाइफ, क्वालिटी चीजें जो है वो लोगों तक, हर घर तक जो पहुंचाने की यहाँ पर बात करी गई थी। अब आते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज में। इंटरनेशनल न्यूज में माल्टा जो है वो 119 कंट्री बन गई है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो ज्वाइन करने वाली ये 119वीं जो है वो यहाँ पर जो है वो कंट्री यहाँ पर बन गई है। माल्टा आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी सी यहाँ पर एक आइलैंड स्टेट है जो कि मेडिटेरेनियन सी में आती है, सदर्न यूरोप में। एंड ये आर्कीपिलागो आइलैंड है, अगेन आर्कीपिलागो यानी कि ज्वालामुखी से जो है ये बनी हुई है। अब यहाँ पे आता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये क्या है। यहाँ पर इंडिया जो है वो एक फाउंडिंग मेंबर है इसकी। एंड यहाँ पे इंडिया का ही ये आइडिया था, 2015 में जो है इसको जो है ये लॉन्च किया गया था। इंडिया और फ्रांस जो है इन्होंने मिलकर, इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो ये पेरिस में हुई थी, तो वहां पे इन्होंने जो है मिलकर के इसकी आइडिया दिया था, उसका वहां पे लॉन्च किया गया था। इसका विजन है लेट अस टुगेदर मेक द सन ब्राइटर, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। यहाँ पे जो सोलर एनर्जी आ रही है उससे एनर्जी क्रिएट करने की बेसिकली ये बात है। तो सन को और भी ब्राइटर बनाने का मतलब यही है कि उससे जो एनर्जी आ रही है उसको वेस्ट करने के बजाय उसको यूज किया जाए। मिशन क्या है, एवरी होम नो मैटर हाउ फार अवे विल हैव अ लाइट एट होम। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी दूर पे है, क्या है, हर घर में जो है वो बिजली होनी चाहिए। और रिन्यूएबल एक अच्छा तरीका है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है गुरुग्राम इंडिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो इसका इसका ये है हेडक्वार्टर्स है। अब आता है स्पोर्ट्स में। स्पोर्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि टॉप रैंक्ड स्वाइतेक जो है उन्होंने शी हैज वोन हर थर्ड स्ट्रेट कतर ओपन, स्ट्रेट लगातार, ठीक है। तो इन्होंने जो है तीसरा कतर ओपन जो है यहाँ पर जीत लिए हैं। ये पोलैंड से बिलोंग करती हैं। इन्होंने जो है नंबर 4 एलिना रायबाकीना जो है उनको हराया है। ये कहाँ से बिलोंग करती है, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। जो जीती हैं वो पोलैंड से बिलोंग करती हैं। ये इनकी 18th करियर सिंगल टाइटल है जो इन्होंने जीता है। सेरेना विलियम्स जो है वो लास्ट ऐसी वुमन थी जिन्होंने WTA इवेंट में 3 सक्सेसिव टाइम्स जो है यानी लगातार, यानी जिसको कि हम लोग हैट्रिक भी बोलते हैं, वो उनको मिला है। इंडिया बीट थाईलैंड टू विन द फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल। तो इंडिया ने पहली बार जो है ये कारनामा करके दिखाया है। PV सिंधु एंड जो यंगर अनमोल खर्ब जो है वो इंडियन विमेन्स टीम की अगर हम बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल यहाँ पे बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में जो है जीती है। यहाँ पे इन्होंने थाईलैंड को हराया है। अगर मेन टीम की बात करें तो ये डिफीट हुई है इन दी क्वार्टर फाइनल्स में, जो है ये हार गए थे। एंड दिस वाज इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल। ये इंडिया की पहली गोल्ड मेडल है जो कि इंडिया को मिली है इस पर्टिकुलर इवेंट में। इससे पहले मेंस टीम की अगर हम बात करें तो 2016 और 2020 में 2 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो मिले थे। बट ये पहली बार है जब विमेन को जो है यहाँ पर मिला है, वो भी गोल्ड मिला है। 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स स्टार्ट हो चुकी हैं। कहाँ पे, सरुसाजाई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो कि गुवाहाटी में है, वहां पे ये स्टार्ट हो चुका है। February 19 से 29 तक ये चलेगी। 16 स्पोर्टिंग डिसिप्लिन जो है वो यहाँ पर उसमें जो है यहाँ पे पार्टिसिपेशन हो रहा है। 215 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो ये कहाँ पे हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर हो गई। गुलमर्ग जो है वो सेकंड फेज चौथे खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो है वो उसको होस्ट करेगी। ओके,
ये फरवरी 21 से 25 में जो है, जो कि गुलमर्ग जम्मू एंड कश्मीर में हुआ, तो वहां पे जो है ये कंडक्ट हुआ। पहला जो है वो 2024 का, वो उसमें 2 आइस स्पोर्ट्स हुए, जिसमें कि आइस हॉकी एंड आइस स्केटिंग हुआ, जो कि 2 फरवरी से 6 फरवरी तक हुए। स्नो लेपर्ड यहाँ पर जो है इसका मैस्कट रहा है विंटर गेम्स का, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा। अब एक और ओलंपिक का कोटा जो है वो सिक्योर कर लिया गया है। तो एशियन गेम्स मेडलिस्ट अनुष अग्रवाला अग्रवाला जो है, उन्होंने पहला पहला पेरिस ओलंपिक कोटा जो है ड्रेसिंग डिसिप्लिन में, उन्होंने इस चीज को अश्योर कर लिया है कि हाँ भाई ये चीज जो है वो अब होने वाली है। ठीक है, अब जो है मतलब इन्होंने यहाँ पे जीत लिया, दिस इज द रीजन व्हाई इनको जो है वहां पे एक कोटा मिल गया। अगला आता है, इंडिया कंक्लूड्स 11th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स विद 3 गोल्ड 1 सिल्वर एंड 2 नेशनल रिकॉर्ड्स के साथ जो है इंडिया ने यहाँ पर ये भी कारनामा करके दिखाया हुआ है। तेहरान में एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुए थे 17 से 19 फरवरी में, तो वो चीज हुई है। यहाँ पे एथलीट जो है ज्योति यराजी, उनको गोल्ड मिला है। यराजी जो है उनको गोल्ड मिला है 60 मीटर हर्डल्स रेस में। यहाँ पे तजिंदर सिंह तूर जो है उनको 19, जो कि 19 ईयर ओल्ड है, नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ पर इनको भी गोल्ड मिला है। हरमिलन बैंस जो है इनको भी गोल्ड मिला है 1500 मीटर्स की रेस में। अगला यहाँ आते हैं, पाकिस्तान के बाबर आजम जो है वो क्विकेस्ट ऐसे क्रिकेटर बैटर बन गए हैं जिन्होंने 10,000 रन का जो मार्क है, एक बेंच मार्क है, उसको क्रॉस कर लिया है सबसे तेजी में। ये जो है इन्होंने 271 इनिंग्स में ही कर लिया है। कोहली ने 2000 आई मीन 299 में जो है 10,000 रन का बेंचमार्क जो है वो सेट किया था। गेल ने 285 में, और इन्होंने 271 में ये काम कर दिया। सीएट को जो है ऑफिशियल पार्टनर के तौर पे चुन लिया गया है आईपीएल में। यहाँ पर इन्होंने जो है 240 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर दिए हैं 5 साल के लिए, और यहाँ पे स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ पर मिल गई है 1485 करोड़ के साथ। सीएट, माई 11 सर्कल, एंजल वन एंड रुपए जो है वो यहाँ पर स्पॉन्सरशिप इन सभी को मिली है, क्यूमुलेटिव पार्टनर स्पॉन्सरशिप जो है वो यहाँ पे मिली है। साइंस एंड टेक में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की पहली वुडन सैटेलाइट जो है वो जापान लॉन्च कर रही है। ये नासा और जापान जो है वो मिल करके इन्होंने बनाया है लिग्नोसैट प्रोब, जो कि एक वुडन सैटेलाइट है जिसको कि स्पेस में लॉन्च किया जाएगा 2024 में ही। एंड इट दिस द सेम, ये जो सेम सैटेलाइट है, ये जो सैटेलाइट है ये बेसिकली मंगोलिया वुड जो है उससे ये बनी हुई है। ठीक है, और ये मंगोलिया वुड को ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि ये क्रैक रेजिस्टेंट है, ये स्टेबल है अकॉर्डिंग टू द स्टडीज ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये जो टाइनी सैटेलाइट है, दिस हैज बीन बिल्ट बाय द साइंटिस्ट एट द क्योटो यूनिवर्सिटी में जो इसको बनाया गया है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि वुड से बनाया गया है तो उसमें बहुत सारी चीजों का जो यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। लिग्नोसैट जो है वो एक कॉफी मग के साइज के इतना ही ये बड़ा है, कोई ये बहुत बड़ा नहीं है। तो ये बेसिकली स्पेस में इसको भेजा जाएगा, क्योंकि स्पेस में देखिए बहुत सारा डेब्रिस है, बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट्स है जो किसी काम के नहीं रह रहे, वो वैसे ही घूमते जा रहे हैं वहां पे। तो बहुत सारा डेब्रिस है, तो ये वाली पॉइंट है, राइट। तो इट एम्स टू एड्रेस द स्पेस डेब्रिस एंड मेक स्पेस मोर सस्टेनेबल। तो इस चीज के लिए, क्योंकि वो डिग्रेड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे वहां पे, लेकिन बाकी सारी जो प्लास्टिक्स, हम इतनी सारी दूसरी दूसरी चीजें जो वहां पे भेज रहे हैं वो वहां पे स्पेस में ही घूम रहे हैं। अर्थ है, अर्थ के आसपास जो है बहुत सारे डेब्रिस घूम रहे हैं ना, बहुत सारे डेब्रिस हमारे खुद के क्रिएट करे गए हैं, बहुत सारे डेब्रिस ऐसे हैं जो कि नेचुरली वहां पे पहले से ही मौजूद है। ठीक है, सो जब ये री एंटर करेगा स्पेस में, इट प्रोड्यूसेस ओनली द बायोडिग्रेडेबल ऐश ही सिर्फ ये प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है वो वहां पे स्पेस में उतनी ज्यादा नहीं रहेगी। अगला आता है, इसरो की नई वेदर सैटेलाइट इनसैट 3D जो है वो लॉन्च हुई है श्री हरिकोटा से। इसको लॉन्च किया गया है। GSLV F14 जो है वो इट हैज बेसिकली डिप्लॉयड द इनसैट 3D जो कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, वहां पे इसको एस्टेब्लिश कर दिया गया है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इसको जो है वहां पे। अब यहाँ पे GSLV नाम पढ़ लिया हमने, GSLV भैया GSLV क्या है, तो GSLV जो है जियो सिंक्रोनस
लॉन्च व्हीकल है जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल है जो जिसको कि नॉटी बॉय टर्म दिया गया था ऑफ द इंडियन स्पेस ड्यू टू इट्स रिपीटेड फेलियर्स इन द पास्ट। पहले जो है काफी ज्यादा जो ये बार बार फेल हो जा रहा था उसकी वजह से। ये जो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है ये एक एक्सक्लूसिव मिशन के तौर पे इसको डिजाइन किया गया है to for enhanced meteorological observations, monitoring of land and ocean surfaces for weather forecasting and that of the disaster warning। तो इन सारे चीजों के काम के पर्पस से ही जो है इसको लॉन्च किया गया है। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो ऑर्बिट है आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि कितनी दूरी की ऊंचाई पर जो है ये बेसिकली रहती है 35,786। तो यहाँ पे इसका इसरो का हेडक्वार्टर्स आपको बेंगलुरु विक्रम साराभाई फाउंडर हेडक्वार्टर्स जो है बेंगलुरु में मिलेगा। फाउंडर विक्रम साराभाई रहे, फाउंडेड 15 अगस्त 1969 में। चेयरमैन जो है एस सोमनाथ है यहाँ पर। तो जियो, ये जो जियो स्टेशनरी अर्थ यहाँ पे जो ना स्टेशन रहता है वो right, it is not going to go anywhere, so positioned at 35,786 kilometers above the earth's surface precisely over the equator। इक्वेटर के एकदम ऑलमोस्ट वही उसी पोजीशन पे जो है इसको रखा जाता है। अगला है ओडेसियूज जो है वो अमेरिका की ओडेसियूज स्पेसक्राफ्ट जो कि पहली कमर्शियल मून लैंडिंग कर चुकी है। ये कमर्शियल इनिशिएटिव ली गई थी इंट्यूटिव मशीन्स के द्वारा जो है ये इनिशिएटिव ली गई थी। तो ये इन्होंने जो है इसको बनाया है ओडेसियस को और ये इसने वहां पर लैंडिंग कर ली है। ये लैंडिंग इन्होंने कहा, ये जो है ये लैंडिंग कहाँ हुई है, मालापर्ट ए पे हुई है जो कि एक मतलब ये एक क्रेटर है जो कि मून के जो साउथ पोल है उसके पास ये क्रेटर है, वहां पर ये जो इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी है। अपोलो 17 मिशन जो कि 1972 में हुआ था उसके बाद ये जो है ओडेसियस वहां पे आया है। अगला है मिशन गगनयान को लेकर के यहाँ पर। तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इज नाउ ह्यूमन रेटेड फॉर द गगनयान मिशन। तो गगनयान मिशन के अंतर्गत जो है से CE-20 क्रायोजेनिक इंजन को यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया भैया। नाउ दिस विल बी द वन going so that powers the cryogenic stage of the human rated LBM-3 launch vehicle for the Gaganyaan missions। This is the one which it will be doing। Reliance ने जो है हनुमान, ठीक है, हनुमान जो कि एक चैट जीपीटी स्टाइल एआई सर्विस है, इसको इन्होंने जो है वो लॉन्च किया है यहाँ पर ये जो है वो बेसिकली हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और जो एजुकेशन है ये इन सारी चीजों में 11 भाषाओं में 11 लैंग्वेजेस में जो है ये अवेलेबल करेगा। जिस तरीके से चैट जीपीटी होती है, गूगल की बार्ड है या फिर जेमिनी आप बोल लीजिए, तो वो है, तो उसी के तौर पे उसी की जैसे ये हनुमान भी जो है यहाँ पर इस चीज को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया है जो कि एकदम एग्जैक्टली उसी तरीके से ही रहेगा। इसके अलावा ये इसमें स्पीच टू टेक्स्ट कैपेबिलिटीज भी आपको देखने के लिए मिल सकती हैं। इसके अलावा दूसरे स्टार्टअप्स जैसे कि सर्वम हो गया, कृत्रिम हो गया, ये सभी जो है ये भी एक ओपन सोर्स एआई मॉडल्स है इंडिया की। अभी चैट जीपीटी बहुत ज्यादा फेमस है तो उसके जैसे बहुत सारी चीजें जो है आपको बनते हुए दिखेंगी। अगला आता है कि आदित्य 11 जो है वो सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया है कोरोनल मास इजेक्शन, जो कि सन के सरफेस पे ये चीज होती रहती है। आदित्य L1 आदित्य मतलब सन हो गया, L1 का मतलब क्या है यहाँ पर, L1 जो है वो लैंगरिंग पॉइंट होता है। वो लैंगरिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि बेसिकली अर्थ और सन के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक इक्विलिब्रियम बेसिकली वहां पे मेंटेन रहती है। किसी का भी ग्रेविटेशनल पुल जो है उसको अपनी तरफ नहीं खींच सकता है, वो एकदम बैलेंस पॉइंट पे रहता है। सो दैट इज द लैंगरिंग पॉइंट 1। तो आदित्य बोले तो सन और लैंगरिंग पॉइंट 1 वहीं पे ही वो जाकर के स्टेशन हुआ है। दैट इज द रीजन वाई इसका नाम जो है आदित्य L1 नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके ऊपर 2 सेंसर्स है, सोलर विंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्रोब एंड सोलर विंड आयन कॉम्पोजिशन एनालाइजर जो है, इसके ये 2 सेंसर्स हैं। इस पे पेलोड है प्लाज्मा, जिसको कि पापा भी बोल रहे हैं, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, दैट इज दी पापा। ये एक एनर्जी एंड मास एनालाइजर है जिसको कि इन सीटू यानी उसी जगह पे वो मेजर कर सकता है, जहां पर भी है वो वहीं पे वो मेजर कर लेगा। सोलर विंड्स के इलेक्ट्रॉन्स जो है और जो आयोन्स है लो एनर्जी रेंज में भी अगर होंगे तो उन सभी को जो है ये मेजर करेगा, उसको स्टडी करके इंफॉर्मेशन जो है वो आगे फर्दर सेंड कर सकेगा।
इंडेक्सेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो इंडेक्सेस में क्या चीज आ रहा है, कर्नाटका बोस हाईएस्ट नंबर ऑफ ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इन इंडिया। यहाँ पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी बीईई के अंतर्गत अगर हम देखें तो कर्नाटका जो है वो यहाँ पर टॉप कर जा रहा है इस चीज को लेकर के। ईवीज की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है वो टॉप पे है 7.45 लाख के साथ, उसके बाद आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है कर्नाटका। 2017 में कर्नाटका जो है वो पहला ऐसा स्टेट बन गया था जहां पे इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो है वो पॉलिसी पहली बार आई थी। इंडिया जो है वो 88th मोस्ट टारगेटेड कंट्री है वर्ल्ड वाइड इन साइबर क्राइम। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है 80वें नंबर पर आता है। द पोजीशन इज बेस्ड ऑन द मैलिशियस प्रोग्राम्स फाउंड डायरेक्टली ऑन यूजर्स कंप्यूटर्स और रिमूवेबल मीडिया जैसे कि पेन ड्राइव एंड ऑल वो तरीके की चीजें हो गई तो उसमें बेसिकली मिलते हैं, जैसे कि फ्लैश ड्राइव्स हो गए, कैमरा मेमोरी कार्ड्स हो गए, फोन्स हो गए, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हो गए, तो वो सारी चीज तरीके की चीजें यहाँ पर हो गई। ओके तो वहां से जो है यहाँ पे बेसिकली टारगेट किया जाता है। और ऑलमोस्ट 67% जो है इंडियन एंटरप्राइजेस वो जो है बेसिकली दे आर लुकिंग फॉर द आउटसोर्स की एरियाज ऑफ द सिक्योरिटी लैंडस्केप एंड नियरली 34% ऑफ द यूजर इन इंडिया वो टारगेटेड बाय द लोकल थ्रेट्स ओनली। सिर्फ लोकल थ्रेट्स से ही जो है वो ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया ड्रॉप्स टू 85th इन दी फरवरी ऑन ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पहले तो 88th पे था जब जनवरी की बात आई थी, अभी जो है वो कहाँ पे आ गया है, ये 85th पोजीशन पे यहाँ पर ये जो है वो आ गया है। 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स को एनालाइज किए गए थे, उसी के ही बेसिस पे जो है ये चीज देखने के लिए मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी जो है वो 78% अप्रूवल के साथ पूरे वर्ल्ड के सबसे ज्यादा फेमस लीडर के तौर पे सामने आए हैं। और ये जो है वो मॉर्निंग कंसल्ट ने इस चीज को, ये जो पूरा सर्वे है वो किया है। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे आते हैं मेक्सिको के प्रेसिडेंट आते हैं आंद्रेयास मैनुअल लोपेज ओब्राडोर आते हैं, फिर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिलेई आते हैं थर्ड पे 63% के साथ। फिर अब यहाँ पर जो है ऋषि सुनक 20th पोजीशन पे आते हैं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के आते हैं 70th पोजीशन पे, जो बाइडेन आते हैं 11th पोजीशन पे, और यहाँ पे इंडिया जो है वो टॉप कर रही है। डिफेंस की बात करें तो मिलन 2024 ये जो इसका 12वां एडिशन जो है वो विशाखापट्टनम में जो है वो हेल्ड हुआ है। मिलन एक बाइनियल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जो कि इनिशिएट करी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा 1995 में। तो ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपके लिए हो जा रही है। इसका जो थीम है फॉर्जिंग नेवल अलायंसेस फॉर अ सिक्योर मैरीटाइम फ्यूचर, ये जो है इसकी थीम है। यहाँ पे ये थीम भी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रही है। मिलन 24 जो है यहाँ पर 50 फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाली हैं। मिलन टेक्निकल एक्सपोजिशन 2024 तो राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया है एमटेक्स 24। एमटेक्स बोले तो मैरी टाइम टेक्निकल एक्सपोजिशन एक्सपोजिशन इन एसोसिएशन विद द फिक्की के साथ मिलकर के इन्होंने विशाखापट्टनम में जो ये चीज होने वाली है उसको इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है, जहां पर की जो भी एडवांसमेंट है लेटेस्ट नेवल टेक्नोलॉजीज जो है उसको यहाँ पर ये शोकेस करेंगे। एमटेक्स 24 जो है वो एक 3-day डिफेंस एक्सपोजिशन है मिलन 2024 के। मिलन 2024 का जो है ये एक पार्ट के तौर पे सामने आएगा। यहाँ पे शोकेस करे जाएंगे शिप बिल्डिंग ने जो नेवल टेक्नोलॉजीज है शिप बिल्डिंग को लेकर के, कम्युनिकेशन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी सोल्यूशन डेवलप्ड बाय द इंडियन इंडस्ट्री, ये सारी चीजें। इसके अलावा वायु शक्ति 24 एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 जो है वो भी हुई। ये वायु शक्ति नाम से पता चल रहा है यहाँ पे कि ये इंडियन एयरफोर्स जो है वो यहाँ पे इन्वॉल्व होगी। तो ये जो है पोखरण रेंज में हुआ जो कि जैसलमेर के पास है। एक्सरसाइज वायु शक्ति, इसका जो थीम है वो रहा है लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, लाइटिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई। ओके सो दैट इज द थीम। समर मतलब क्या हुआ, सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अ शॉर्ट रिटेलिएशन एयर डिफेंस मिसाइल
यहाँ पे जो है इसने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है, जिसको इसको बेसिकली फायर किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वायु शक्ति एक्सरसाइज इन राजस्थान जैसलमेर। इसी साल जो है इसको फायर किया गया एंड इट डिड रियली वेरी गुड, ऑपरेटिंग एट द स्पीड्स रेंजिंग फ्रॉम 2 to 2.5 मैश की स्पीड से जो है ये इतनी स्पीड से जो है ये ऑपरेट किया। इंडियन आर्मी प्लान्स 57,000 crore rupees project to replace Russian T-72 ranks। अब यहाँ सॉरी टैंक्स को रिप्लेस करने के लिए जो रशियन T-72 टैंक्स है उसको रिप्लेस करने के लिए 57,000 रुपीज की जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च करी गई है। आर्मी जो है वो बेसिकली पहला बैच 118 इंडिजीनियस अर्जुन मार्क 1A टैंक्स जो है वो उसको इंक्लूड करेगा। ये फिर से वही चीज को प्रमोट किया जा रहा है जो कि मैंने आपको पहले भी बोली, और वो चीज है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत, तो ये उसी चीज को जो है ये प्रमोट बेसिकली करने के लिए इंडिजिनियस बोला ना, तो अर्जुन मार्क 1A टैंक्स जो है उसको इंक्लूड करेगा। पहला 118, उसके बाद फिर दूसरा बैच आएगा, फिर तीसरा बैच आएगा, इस तरीके से जो है चीजों को इंक्लूड करी जाएगी। अगला है मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज शांति प्रयास 4, जो काठमांडू में इसको कमेंस किया गया है, ये स्टार्ट हुआ है। पहली बार जो है ये शांति प्रयास 2000 में हुआ था कंडक्ट, उस टाइम भी नेपाल में ही हुआ था काठमांडू। अभी भी जो चौथा है ये भी काठमांडू नेपाल में ही हो रहा है। यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और इंडिया से जो है वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज किया जाता है विद द असिस्टेंस ऑफ द ग्लोबल पीस ऑपरेशन इनिशिएटिव ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। तो यूएस गवर्नमेंट जो है ये सारा कार्य जो है वो करवाती है। अगला ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती 16 जो है वो मालदीव्स में लॉन्च और मालदीव्स में स्टार्ट हो गया है। एक तरफ से मालदीव्स के साथ झगड़ा चल रहा है कि भैया निकालना है, और दूसरी तरफ से चीज चल रहा है कि एक्सरसाइजेस भी चल रही हैं। तो पहले ये बायलेटरल थी, बायलेटरल थी इंडिया और म्यांमार के, इंडिया और सॉरी मालदीव्स के बीच में। लेटर ऑन श्रीलंका भी ज्वाइन कर लिया, तो ये तीसरा यहाँ पे ट्राइलेटरल हो गया। इस बार बांग्लादेश जो है एज अ ऑब्जर्वर यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा है दोस्ती 16 में। सिक्योरिटी कंसर्न्स की तो ऑलरेडी वी नो कि यहाँ पे इंडिया और मालदीव्स जो है इनके बीच में किस तरीके की चीजें जो हैं वो बेसिकली चल रही हैं। इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो स्विगी है, सॉरी फोन पे जो है उसने ऐप स्टोर अपना एक लॉन्च कर दिया है एंड्रॉयड पे, जहां पर आपको जिस तरीके से गूगल प्ले स्टोर है एकदम डिट्टो, वैसे ही फोन पे ने भी अपना स्टार्ट कर दिया, जो कि डिट्टो एकदम सेम है, नथिंग इज डिफरेंट। यहाँ पर जो नाम इसको दिया गया है इंडस ऐप स्टोर दिया गया है, एकदम गूगल प्ले स्टोर जैसा ही है, जहां पर कि आपको 45 कैटेगरीज में 12 इंडियन लैंग्वेजेस में 2 लाख से ज्यादा जो एप्स हैं वो आपको वहां पर मिल जाएंगे। एम स्वाइप तो आरबीआई ग्रांट्स पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस टू एम स्वाइप टेक्नोलॉजीज को जो है पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पे जो है इनको अप्रूवल दे दिया गया है। एंड the company had received an in principle note from the central bank to operate as a payment aggregator in August 2022 में जो है उनको दिया गया था। Now let's do the revision question. Let's check out पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि what is the name of the world's first wooded satellite? क्या नाम है? नाम यहाँ पे तो आंसर ही दिया हुआ है, सो आंसर इज दी ऑप्शन डी, दैट इज दी लिग्नोसैट। नेक्स्ट इज व्हाट स्टेट विल बी प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन? इंटरेस्ट फ्री लोन जो है किसको स्वयं स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा, कौन देगा? तो दैट इज दी ओडिशा। वेयर इज द कंट्री फर्स्ट स्किल सेंटर? फर्स्ट स्किल सेंटर कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? सो दैट इज दी संबलपुर में। हु रिसेंटली अज्यूम्ड द चार्ज एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी? तो यहाँ पर है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी। अगला आता है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डैबलिंग इन डिप्लोमेसी? के ऑथर कौन है? सो दैट इज द एस.डी. मुनी। Which state recently became the first in northeast state to achieve 100% saturation of हर घर जल under the जल जीवन मिशन? तो वो कौन है? So that is the one which you have to answer in the comment section. Okay, next आता है कि which tennis player has won the Qatar Open for a third straight year? So that is the Iga Swiatek जो है उनको मिला है। इंडिया की
पहला इंडिया का पहला हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है वो कहाँ पे लॉन्च हुआ है, वेरी इजी, दैट इज देयर इन दी उत्तराखंड। माइक प्रॉक्टर जो है, जो कि रिसेंटली हु पास्ड अवे, वाज एन ऑलराउंडर एंड कोच फ्रॉम विच कंट्री, तो साउथ अफ्रीका से ये बिलोंग करते थे। यहाँ पे ये कंसीडर द नेम्स एंड यहाँ पे 58 ज्ञानपीठ अवार्ड जो है इनमें से किन किन को मिला है, तो आपको देख सकते हैं कि ऑप्शन ए बोल रही हूँ, गुलजार वन और जगत गुरु राम भट्टाचार्य जी जो हैं उनको यहाँ पर मिला है। Which edition of Milan naval exercise has been conducted over there in the Visakhapatnam? So that is the 12th edition. यहाँ पे who is the author sculpted stones mysteries of Mamallapuram? कौन जो है इसके ऑथर रहे हैं? प्लीज डू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आपको इसका आंसर देना है। अगला आता है व्हाट इज द current percentage of the foreign direct investment allowed by the government in the space sector, so that is the 100%। यहाँ पे अश्विन प्रभु है इसका आंसर। Which country is the maritime technical exposition MTEX 24 taking place? कहाँ पे ये, in which city basically ये चीज हो रही है, तो that is the विशाखापट्टनम। What is the name of the mobile application store launched by the PhonePe? That is the Indus App Store, simple है। What is the approved FRP for sugar cane? कितना है, 340 रुपीज पर क्विंटल। हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? तो ये चीज का कमेंट सेक्शन में अपना, क्योंकि नाम जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या इसका आंसर है। जैन सी आचार्य विद्यासागर जो है वो रिसेंटली जिनका देहांत हुआ, जिन्होंने अपना शरीर त्यागा है, तो वो कौन से स्टेट में पैदा हुए थे, तो कर्नाटका में, ठीक है, बेलगांव। नेक्स्ट आते हैं कि आता है इंडिया बीट विच कंट्री टू विन फर्स्ट एवर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप टाइटल, सो दैट इज द थाईलैंड। मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश ऑब्जर्व देयर स्टेटहुड डे ऑन विच डे, तो दैट इज द 20th फरवरी। बाफ्टा से रिलेटेड ये सवाल है, तो कौन जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था बेस्ट नॉन इंग्लिश फिल्म का अवार्ड, सो दैट इज द दीपिका पादुकोण। मिले तो बात अलग है। व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस फॉर द इंडियन पैंगोलिन according to the IUCN Red List? That is the critically endangered, very obvious। Who became the fastest batsman to achieve 10,000 T20 runs? So that is the Babar Azam। What is the name of the Chat GPT style service said to be launched by the Bharat GPT group? So that is the Hanuman। Which country is hosting the Shanti Prayas 4 military exercise? So that is the Nepal। Who presented the best non-English film? So that is the Deepika Padukone। Same ही question है। What medal did the Indian women's team win at the Badminton Asian Championship 2024? So that is the gold medal। As of February, what is India's ranking on the Henley पासपोर्ट इंडेक्स? पहले 88th पोजीशन पे थे, उसके बाद हम 85th पोजीशन पे आ गए हैं। Which force does श्री शक्तिकांत Kumar belong to, who received the Jeevan Raksha Padak for the year 2023? So that is related to the railway, याद रखिएगा। तो रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स यहाँ पर रहेगा। Who has been designated as the state icon for the upcoming Lok Sabha polls in the Punjab by the Chief Electoral Officer's office? So that is the cricketer Shubham Gill, इसका आंसर है। Which city in the Karnataka is likely to have the highest number of public electric vehicle charging stations? So that is the Bengaluru। Chalo, so this is it for today's class. I hope that you people enjoy today's session. Revision classes are really very hectic, बहुत ही लंबी हो जाती है, बहुत लेंदी हो जाती है, उसमें इन डेप्थ एकदम एक्सप्लेनेशन देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। डेली करंट अफेयर्स की बात अलग है। खैर, आई कैन सी द डिफरेंस, क्योंकि तीनों चीजें मैंने पढ़ा ली है, तो आई कैन सी द डिफरेंस। चलो, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। जय हिंद।